अच्छा नाज़रीन, आज की एपिसोड का जो प्राइमरी मकसद है वो ये है कि मार्केट के अंदर हर किस्म की ऑनलाइन ट्रेडिंग, ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट की एप्लीकेशंस आ गई हैं। लोग लेफ़्ट राइट एंड सेंटर आपको इन्फॉर्मेशन बेच रहे हैं कि जनाब इधर ऑनलाइन इन्वेस्ट कर लें, ये फॉरेक्स ट्रेड कर लें, यूँ कर लें, ऐसे रातों रात आप अमीर हो जाएंगे। तो फिर हमें तजस्सुस हुआ, हमने खैर इस पे काफ़ी वीडियोस बनाई थी बाइनमो जैसी ऐप्स पे जो फ्रॉडुलेंट होती हैं बाय नेचर, लेकिन इनहेरेंटली फॉरेक्स के अंदर कोई इशू नहीं है, स्टॉक्स के अंदर कोई इशू नहीं है, इन्वेस्टमेंट्स करने में कोई इशू नहीं है। तो फिर हमने एक हैं तो उम्र में छोटे लेकिन तजर्बा उनका इस काम में काफ़ी ज़्यादा है, उनको रिक्वेस्ट की कि वो मौके पे आएँ, हमें समझाएं कि फॉरेक्स की दुनिया एक्चुअली कैसे ऑपरेट करती है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या फेस करते हैं, उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, जो लोग उसके कोर्सेज़ बेच रहे हैं उसमें क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं। इनहेरेंटली कोर्स बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती एज़ लॉन्ग एज़ आपको पता हो आप कर क्या रहे हो और जो आप मार्केट में प्रोडक्ट दे रहे हो उसका कोई फंडामेंटल पर्पस हो। तो उसके लिए हमने वकास को रिक्वेस्ट की थी आने के लिए। बहुत शुक्रिया भाई। सर थैंक यू, आपका शुक्रिया। नहीं यार, मेरा कोई शुक्रिया नहीं। सबसे पहले सबसे आसान सवाल पे जाते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग है क्या, व्हाट इज़ इट? सिंपल करेंसी का लेन देन। ट्रेडिंग होती है तिजारत, ठीक है। आपने कोई भी चीज़ लेट्स सपोज टोटल मैंने ले ली एंड इसके बदले मैंने पैसे पे कर दिए, दैट इज़ ट्रेडिंग, ठीक है। एंड करेंसी जहाँ पे इन्वॉल्व हो जाती है, करेंसी का लेन देन, वहाँ पे फॉरेक्स ट्रेडिंग आ जाती है। सिंपल। और ये गोल्ड में भी होती है? हाँ, गोल्ड में भी होती है। कौन कौन सी कमोडिटीज़ फॉरेक्स के अंडर आती हैं? कमोडिटीज़ में गोल्ड आता है, देखें, उसके बाद सिल्वर आता है, ऑयल, नेचुरल गैस वगैरह वगैरह। ठीक है। अब कोई भी बंदा इंटरेस्टेड है फॉरेक्स ट्रेडिंग करने में, तो क्या तरीक़ेकार है स्टार्ट करने का? सबसे पहले तो देखें, आजकल फॉरेक्स की नकल बहुत ज़्यादा आ गई है। जैसे नकल से मुराद, जैसे देखें रावलपिंडी में मामू बर्गर ढूंढना बड़ा मुश्किल, लाहौर के अंदर भज्जे के पाए असली कौन से है ढूंढना बड़ा मुश्किल, कराची के अंदर कराची की बिरयानी ढूंढना मुश्किल नए बंदे के लिए। ऐसे फॉरेक्स मार्केट तक पहुंचना बड़ा मुश्किल हो गया एक आम बंदे के लिए, जो नया बंदा जो फॉरेक्स का नाम सुनता है, क्योंकि दरमियान में बहुत सारे स्कैम्स आ गए हैं, ठीक है। असली और नकली का फ़र्ज़ जो आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, इसका मकसद मेन यही है कि हम असली और नकली को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब नकली क्या किस में मार्केट में आई हुई है? जैसे कि कॉटेक्स होगी, बाइनरी ट्रेडिंग, ठीक है, बाइनमो वगैरह, एग्जैक्ट्रा इस तरह की और भी बड़े स्कैम्स आते हैं। जैसे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग एक्सचेंजेस आ गई। हरीपुर एक सिटी है, ये हज़ारा की एबटाबाद वाली साइड पे, यहाँ पे एक बड़ी मशहूर हुई थी 2139 के नाम पे एक एक्सचेंज, कि वो क्लेम करते थे कि हम आपको सिग्नल देंगे डेली के वगैरह वगैरह इस तरह। सिग्नल होता है टिप? हाँ, टिप, ठीक है, टिप कि ये देंगे चीज़ ले लो, फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, फ़ायदा हो जाएगा। तो इस तरह की मतलब बहुत सारे स्कैम्स हैं। और ट्रेडिंग तक पहुंचने के लिए ना, ये स्कैम्स मतलब बीच में आके ना आपको असली मार्केट तक पहुंचाते ही नहीं है, पहुंचने ही नहीं देते। और हर नए दौर में जैसे हर 3 महीने बाद एक नई चीज़ आ जाती है। कॉटेक्स है, आज कॉटेक्स मशहूर है, कॉटेक्स ख़त्म होगा जब लोगों को मतलब शऊर मिल जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको जब शऊर मिलेगा कि कॉटेक्स जो है वो स्कैम है, तो फिर क्या होगा, एक नया स्कैम आ जाएगा, कोई नई एप्लीकेशन आ जाएगी, जैसे बाइनोम अभी आई है, ठीक है। नए इन्फ्लुएंसर जुड़ जाएंगे उसके साथ, वो उसको प्रमोट करना शुरू कर देंगे, लग जाएंगे। और इन्फ्लुएंसर्स को भी नहीं पता होता कि अंदर से क्या हो रहा है। और वो तो इन्वेस्टिंग करते ही नहीं है, वो फर्जी तौर पे बस एक कंपनी को खुश करने के लिए, कंपनी को खुश करने के लिए नहीं, अपना मतलब जाहिर सी बात है। अब जैसे मेरे बड़े, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन जानने वाले लोग हैं जो बाय उसको कॉटेक्स को प्रमोट भी करें, और उनकी डील भी इसी तरह से होती है, क्लाइंट जितना लॉस करेगा उसमें से 30-40% आपको शेयर मिलेगा। नहीं वेट, आप कह रहे हैं कि लेट्स से मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ अस्तुल्लाह तारिक ईऑन पे, मैं कॉटेक्स को प्रमोट करता हूँ, यस, मेरे लिंक के थ्रू जो भी बंदा वहाँ साइन अप करता है उसका जितना लॉस होगा वो मुझे मिलेगा। हाँ, तो यानी कि ऐप डिज़ाइंड होती है नुकसान करने के लिए, तभी मेरा फ़ायदा होगा ना। बिल्कुल। अगर सबका फ़ायदा होना शुरू हो जाए उसके अंदर, तो फिर तो मुझे तो कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है, किसी को फ़ायदा नहीं होता, बहुत मुश्किल है। नहीं तो ये एप्लीकेशंस पे फ्रॉडुलेंट काम क्यों करती हैं, ये क्यों नहीं सही तरीके से? फॉर एग्जांपल जेन्युइन एक्सचेंजेस भी होते हैं जो आपको डेली का बता रहे होते हैं क्या रेट जा रहा है, आपको 24/7 दिखा रहे हैं मार्केट में क्या हो रहा है, तो पर ये फर्जी एक्सचेंज क्यों बनते हैं? देखें, पहले तो इसका डिफरेंस समझ लेते हैं कि जेन्युइन और फर्जी में क्या फ़र्क होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये फर्जी कैसे बन जाते हैं। सबसे पहली चीज़ कि एक जेन्युइन जो एक्सचेंज होती है ना, उसके पास एक रजिस्ट्रेशन होती है, दूसरा लाइसेंस होता है, ठीक है। अब अगर मैं कॉटेक्स की बात करूँ, रजिस्टर्ड तो है, वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है, वो कोई सेंट किट्स एंड नेविस के नाम से एक कंट्री है, और कोई 60 कैरिबियन जो है वो कंट्रीज़ वहाँ पे लगती हैं, सारे छोटे आइलैंड है, ठीक है, वहाँ पे वो रजिस्टर्ड है। और 10 करोड़ का पासपोर्ट मिल जाता है वहाँ पे।
वहाँ पे कोई पूछताछ नहीं है कि आपने पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ब्लैक मनी हेवन्स होते हैं। ब्लैक मनी उसका मकसद ये होता है कि उनकी इकोनॉमीज इस पे चलती हैं कि दुनिया का जो पैसा इलीगली कमाया जा रहा है, ड्रग्स का हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हो, करप्शन का हो, उसको कहीं तो जाना है। जैसे कि अब उसको फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर 10 अरब रुपए का फ्रॉड किया पाकिस्तान में, तो पैसे को मैंने कहीं मूव करना है। अब मैं अगर उसको किसी तरह की जगह में मूव करता हूँ तो वो कोई सवाल जवाब नहीं करते पैसा कहाँ से है। जैसा दुबई अभी पूछता है कि आप पेमेंट कहाँ से ला रहे हैं, ये पेमेंट कहाँ जा रही है। पहले से ज़माने में दुबई ये एक सेफ हेवन होता था। तो इस तरह ये लोग ऑपरेट करते हैं, इकॉनमीज इस तरह ऑपरेट करती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और आप देखें कि कॉर्टेक्स और बाइनोमो दोनों वहाँ से रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। और उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी क्या कोई $2-3 हज़ार में सब कुछ हो जाता है। उसके बाद ये आगे इधर स्कैम करते हैं। अब जो जेन्युइन जो ब्रोकर्स होते हैं, जो जेन्युइन एक्सचेंजेस होते हैं, वो अच्छी जगह से रजिस्टर्ड होते हैं। अब अच्छी और बुरी जगह का मैं आपको बताता हूँ। पहले डिफरेंस तो ये है कि उनकी कोई पूछताछ नहीं होती, जैसे कि ये आइलैंड होते हैं इस तरह के नौसरबाजी वाले। अगर आप जेन्युइन जगह पे जाएं, जैसे यूके के और ऑस्ट्रेलिया के कुछ इदारे हैं, ठीक है, वहाँ से आप जब रजिस्टर्ड होते हैं तो आपके ऊपर रेगुलेशंस लग जाती हैं। ऐसे ही जैसे देखें, एक गाड़ी है, ठीक है, गाड़ी पहले उसमें रजिस्ट्रेशन होती है, वो लेट्स सपोज पंजाब से रजिस्टर्ड हो जाए, सिंध से हो जाए, या फिर इस्लामाबाद हो जाए, ठीक है। ऐसे ही रजिस्ट्रेशन की भी वैल्यू होती है। जैसे इस्लामाबाद नंबर की वैल्यू सिंध और पंजाब से ज़्यादा है, ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया और यूरोपियन कंट्री से रजिस्ट्रेशन की वैल्यू ज़्यादा है। उसके बाद सेकंड आती है लाइसेंस। लाइसेंस क्या होता है, आपको अगर मैं गाड़ी की एग्जांपल से समझाऊं कि लाइसेंस आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा लेता है, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी एक्सचेंज के पास लाइसेंस नहीं है ना, तो उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस ही नहीं है। ऐसे आप देखें, कॉर्टेक्स के पास कोई लाइसेंस नहीं है, बाइनोमो के पास कोई लाइसेंस नहीं है। अगर फॉरेक्स मार्केट का हम किसी भी अच्छे ब्रोकर की बात करें, लेट्स सपोज, मैं किसी को प्रमोट नहीं करने आया, लेकिन मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको नाम लूँगा, आईसी मार्केट। ओके। आप आईसी मार्केट के जाके उसके ऊपर सर्च करेंगे तो उनकी जो रेगुलेशंस हैं वो रेगुलेटेड है प्रॉपर, ठीक है, यूके से, ठीक है। उसके ऊपर रेगुलेशंस लगती हैं। और रेगुलेशंस क्या होती हैं, इसको ज़रा मैं थोड़े से सादा अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगा। देखें, फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर मौलाना इकराम, जो हमारे मुफ्तियान इकराम है, उसके ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि हराम है। उसके ऊपर जो मेन पॉइंट उनका रह गया ना, पहले लेवरेज भी था, लेकिन अब जो मेन पॉइंट है ना वो है कि लेट्स सपोज मैं पाउंड यूएसडी है उसको बाय करता हूँ, तो पीछे से कुछ हो ही नहीं रहा, ये जस्ट मैं एक्चुअल पाउंड यूएसडी खरीदा नहीं जा रहा। लेकिन ये रेगुलेशंस क्या करती हैं, ये मेक श्योर करती हैं कि लेट्स सपोज एक कंपनी है, एक एक्सचेंज है, उसके पास लेट्स सपोज उसके पास क्लाइंट है, उस क्लाइंट का पोर्टफोलियो आ रहा है $1 लाख, 1 लाख पाउंड का, ठीक है। तो वो मेक श्योर करते हैं कि उनके पास 1 लाख पाउंड फिजिकली भी अवेलेबल हो, ठीक है, ठीक है। इसकी वजह से फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल हो जाती है। अब जो मतलब आप देखें, ये जितने भी यूके के आप रेगुलेशंस पे जाएंगे, ठीक है, इवन के पाकिस्तान का भी आप चेक कर लें, तो इनमें यही लॉज अप्लाई होते हैं कि आप जितनी भी आप कह रहे हैं क्लाइंट का पोर्टफोलियो है, उसके इक्विवेलेंट, मतलब उसके बराबर की वो चीज़ भी आपके पास होनी जरूरी है। मार्केट से खरीदी भी होनी चाहिए, मार्केट से खरीदी होनी चाहिए। इसकी वजह से फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल हो जाती है, ठीक है। आप कुछ खरीद रहे हो, बिल्कुल, अगर आप वो खरीद रहे हो। अब आप देखें कि ये जो कॉर्टेक्स और बाइनोमो जैसे ये 2 नंबर ऐप्स होती हैं, अब ये हराम भी हो जाते हैं। किस तरह से, सिंपल सी लॉजिक है। लाइसेंस और वो सारी चीज़ें तो छोड़े, हम शरई तौर पे देखते हैं कि आप एक बंदे के अगेंस्ट बैट लगा रहे हैं, उस बंदे की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, उसके पास कोई लाइसेंसिंग नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। वो आप उसके अंदर देखें मार्केट्स कौन सी चल रही हैं, आप रियल मार्केट को देखें और उसके अंदर जो मार्केट चल रही होती है उसको देखें, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी कि जो वो डॉलर का ग्रोथ ग्राफ दिखा रहा है, हाँ, और जो एक्चुअल ग्रोथ ग्राफ है मार्केट में जो ओपनली अवेलेबल है, उसमें फ़र्क होता है, ठीक है। अब फ़र्क की वजह से क्या होता है कि आप क्या कर रहे होते हो, उसके अगेंस्ट बैट लगा रहे होते हो। आप अगर लेट्स सपोज जीबीपी यूएसडी को बाय कर रहे हो, तो आप बैट जो है मार्केट के अंदर नहीं लगा रहे, अपनी जो ट्रेड मार्केट के अंदर कुछ खरीद रहे नहीं हो। पहली बात तो पीछे से वो कुछ खरीद ही नहीं रहे, ठीक है। सेकंड थिंग इज कि आप उनके अगेंस्ट ट्रेडिंग कर रहे हो, उनके अगेंस्ट ट्रेडिंग नहीं, बैटिंग कहूँगा, उनके अगेंस्ट आप बैट लगा रहे हो। तो ऐसे ही होगा कि जैसे मैं और आप बैठे, मैंने कहा जी ये मैच इंग्लैंड जीतेगा, आपने कहा पाकिस्तान जीतेगा, और हमारी 100 रुपये लग गए, 100 रुपये लग गए। और इसी तरह से होता है, आप देखें, सिंपल इज़ दैट। अगर हमारी पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ को समझ जाए, देखें, थोड़ी सी रिसर्च की ज़रूरत है। आज हम कहते हैं कि यार गोरे हमसे आगे निकल गए, फ़लाँ कंट्री, एलोन मस्क को देखो, ये इतने बड़े विजनरी, यार उनके पीछे रिसर्च होती है। हम लोग क्या करते हैं, हम ट्रेडिंग में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, पैसा है यार। ये मतलब आपका वाई बहुत वीक है। मैं ट्रेडिंग में आ रहा हूँ, वाई बहुत वीक है हमारा, वाई कि मैं किसी भी जगह पे आ रहा हूँ, वाई। आई मीन थोड़ा सा माज़र के साथ, यहाँ पे जितने भी ई कॉमर्स ट्रेडिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, बस अगर आपको ये मानना पड़ेगा विकास कि एक पूरी मार्केट है जहाँ पे यंग बच्चे बच्चियाँ भी
इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे आके बता रहे हैं अपनी ई कॉमर्स जर्नीज़ का, अपने इन्वेस्टमेंट जर्नीज़ का, और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो भी जो वाई बेचते हैं वो इजी मनी बेचते हैं कि इजी मनी फौरी बेचते आप हैं, पैसे कमा जैसे कि लेते हैं, प्रॉपर्टी थी जैसे एक समय में। प्रॉपर्टी थी एक ज़माने में। ठीक है तो जब आप ऑडियंस को एक चीज़ पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं एक तरीके से, तो फिर उनका रिएक्शन भी तो वही होगा। सर, वो आपकी बात ठीक है। देखें, लेट्स सपोज मेरे पास कोई बंदा आता है, ठीक है, एक शौर वाला बंदा और एक लाशौरी वाला बंदा, दोनों की एग्जांपल देता हूँ। मैं आपके पास आता हूँ, ठीक है, माशाल्लाह से आप शौर रखते हैं। Exactly. मैं आपको कहता हूँ, असद भाई आप ना बस बाइनोम में इन्वेस्टमेंट कर लो। आप पहला काम क्या करोगे? मैं पढ़ूंगा बाइनोमो क्या है। मेन चीज़। लेकिन जो लाओ शोर वाला बंदा होगा, इसके पास शोर नहीं होगा, वो पता क्या करेगा? वो कहेगा पैसा है, बस ठीक है, इन्वेस्ट करो। आई थिंक उसकी वजह ये है कि लोगों की ज़िंदगियाँ इतनी मुश्किल हो चुकी हैं 9 to 5 नौकरी वालों की। वो 25,000 30,000 40,000 जोड़ के किसी को पकड़ा देते हैं। अब प्रॉपर्टी की दुनिया में हम देखते थे कि बंदे की जमा पूंजी थी 50 लाख, वो ला के एक डीलर को ट्रस्ट करता था और वो उस ट्रस्ट को बिट्रे करता था। अब वही यहाँ पे इन्फ्लुएंसर स्पेस में हो रहा है और बड़े पैमाने पे एप्लीकेशंस का आ रही हैं। अब बाइनोमो और ये कॉर्टेक्स जो दिखावा करते हैं वो तो एक जेन्युइन एप्लीकेशन करते हैं, लेकिन वो बड़े पैमाने पे बिट्रे कर रहे होते हैं। ये हो गया फर्जी फॉरेक्स कि ये फर्जी आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक्चुअली फॉरेक्स के अंदर आप कैसे मार्केट रीड करते हो, ग्रोथ पैटर्न कैसे देखते हो, ये असेसमेंट्स कैसे बनाते हो? देखें, सबसे पहले इस फर्जी वाली बात को ना यहाँ पे थोड़ा सा पॉज नहीं देते, बल्कि इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ ये नहीं है कि ये इसी तरह से स्कैम करते हैं, इसके आगे चलते हैं, थोड़ा सा अंदर जाके क्या करते हैं। इसके अलावा भी तरीके हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, ये तो मतलब लोगों को अट्रैक्ट करके ले आए ना, अंदर जाके क्या करते हैं ये। ठीक है, अभी तो मैंने बता दिया कि यार ये तो हराम है सारा कुछ है, और ये मैं आप मतलब प्रूफ्स के साथ आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप सिंपल यार कॉर्टेक्स की एप्लीकेशन खोलो, उसके नीचे जाके देखो वो किधर है, पता नहीं वो चार्ल्स टाउन और पता नहीं किस जगह पे उसका, अगर आप पीछे जाओगे वेनेजुएला के पास कोई आइलैंड है, वहाँ से रजिस्टर्ड है, और वो 60 आइलैंड्स के अंदर आता है, जहाँ पे वो सारे मतलब वेस्ट इंडीज़ के और ये जितने भी लोग हैं ना, जिनको हम अगर दुबई में जिस बंदे का एक्सपोजर हो तो उसको पता होगा कि ये सारे इलीगल इमिग्रेंट्स जो होते हैं वहाँ पे भी होते हैं, वो इलीगली रह रहे होते हैं, उनके पास कोई एमरेट आई डी नहीं होती, कोई वीज़ा नहीं होता, इवन के पासपोर्ट भी नहीं होता, और फिर भी इलीगली वहाँ पे स्टे कर रहे होते हैं। इसी तरह से ये मशहूर है ब्लैक मनी के अंदर, ये सारे के सारे ये जितने भी ब्लैक मनी मार्केट बन ब्लैक मनी मार्केट के अंदर। तो क्लाइंट को अट्रैक्ट करके ले आए, आपने रिसर्च नहीं की ना, आप आ गए यहाँ पे। अब आपके साथ आगे क्या होगा, ये मेन चीज़ है। बाइनोमो पे आप डेमो अकाउंट खोलो, आप 100 ट्रेड्स प्लेस करो, 70 से 80 विन होंगी। यानी कि वो परसेंटेज जो आपको दिखाते हैं, हाँ, वो 70% विन का 70-80% विन होंगी। लेकिन आप जब रियल उसका अकाउंट खोलोगे, 100 ट्रेड्स लगा के देखो, 10% 20%। दैट इज़ द मेन थिंग। इस तरह से लोगों के साथ स्कैम करते हैं, और क्योंकि वो मार्केट खुद चला रहे होते हैं, उनको पता होता है कि नया आने वाले बंदे के पास कोई लॉजिक नहीं है। देखें, लॉजिक भी तब काम करती है ना, जब आप रियल मार्केट में काम कर रहे हो। अब मैं एनालिसिस कर रहा हूँ किसी चार्ट पे ऊपर कि यार ये फंडामेंटली ये हुआ है और टेक्निकली चार्ट ये बता रहा है, वगैरह वगैरह। अब मैं जाता हूँ कॉर्टेक्स के अंदर ट्रेड प्लेस करता हूँ, वो तो उस तरह से चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो रियल मार्केट के ऊपर नहीं चल रहा, बल्कि वो चल रहा है कि कहाँ पे बायर ज़्यादा है, कहाँ पे सेलर ज़्यादा, उसको निकालो। सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, अगर मैं कॉर्टेक्स चला रहा होता तो मैं किस तरह से चलाता। मेरे पास लेट्स सपोज आगे जी ट्रेड्स 100 ट्रेड्स आ गई, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म चल रहे होते हैं एल्गोज भी चला रहे होते हैं इनको, वो ह्यूमन से बहुत तेज़ होते हैं। मैं आपको थोड़ी सी लंबी ट्रेडिंग के बारे में बताता हूँ। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी ये करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में। लेट्स सपोज जी आज के दिन के मेरे पास आ गए जी 1000 ट्रेड्स। मैंने देखा कि 700 बायर्स हैं और 300 सेलर हैं। ठीक है, और बायर का वॉल्यूम है जी $1,00,000 और सेलर का वॉल्यूम है तकरीबन $30,000। ठीक है, मैं मार्केट को सेल में ले जाऊँगा, $30,000 प्रॉफिट दे दूंगा इनको, $1,00,000 जैसे कमा लूंगा। सिंपल ये काम करूंगा, बस और कुछ भी नहीं करूंगा। मैं सिंपल मार्केट को उस साइड पे लेके जाऊंगा जहां पे मेजॉरिटी नहीं बैठी हुई। मेजॉरिटी का पैसा उठा लिया, माइनॉरिटी को पैसा दे दिया, उनको भी खुश कर दिया। अब जब उनको खुश किया तो उन्होंने कहा वाह वाह वाह, प्रॉफिट बन गया, ये तो मार्केट बड़ी अच्छी है, आई एम द किंग ऑफ दैट एंड आई एम द किंग ऑफ दिस एंड वगैरह वगैरह। फिर वो कुछ भी मतलब अपने आप को समझ लेते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अपने ऊपर, और वो समझ रहे होते हैं कि हमने इतनी अच्छी एनालिसिस की है, इतना कुछ करके हमने प्रॉफिट जनरेट किया, वीडियोस बना के लगाते भी रहते हैं। लेकिन असल में क्या हो रहा होता है, असल में असली कहानी मैंने आपको बताई है कि मार्केट को मैनिपुलेट किया जाता है, और ये मार्केट असली होती नहीं है। ये सिर्फ एक समझ लें एक सिस्टमैटिक मतलब एक सिस्टम होता है, एल्गोस चल रहे होते हैं और वो शो कर रहे होते हैं कैंडल्स एंड दिस एंड दैट। सर मैं गारंटी के साथ आपको कहता हूँ कि मुझे कॉर्टेक्स का मैं डेमो अकाउंट लूँगा अभी,
ठीक है, और उसको लाइव में कन्वर्ट करके देखूंगा विदाउट डिपॉजिटिंग एनीथिंग। मतलब मैं डेमो अकाउंट खोलूंगा, $1,00,000 का होगा, और मैं थोड़ा सा उसमें चेंजेस करूंगा, वो लाइव हो जाएगा। मैं अपने इंशाल्लाह उसके मतलब अपने जो चैनल है उसके ऊपर ये करके भी दिखाऊंगा, और मैंने किया है। ओके, सिर्फ 2 मिनट की गेम है। ये That's it. कैसे होता है? हो जाता है सर, एवरीथिंग इज पॉसिबल। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोस हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोस होगी, यानी कि वो कंटेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पे अपलोड होगा, वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कंटेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। आप देखो, आप जब स्कैमर के साथ भी स्कैम करना कोई मुश्किल तो नहीं होता ना। स्कैमर है ये सारे, ठीक है, इनके अंदर लूप होल्स होते हैं। ये असल में देखो, एक स्कैमर होता है, एक शौरी बंदा होता है। ये स्कैमर जो होते हैं, अभी हम जो बात कर रहे थे ना कि ये किस तरह से मतलब ये क्यों आते हैं लोगों के पास, लोगों को स्कैम क्यों करते हैं, ये गैप देखते हैं मार्केट के अंदर। एक एंटरप्रेन्योर क्या करता है, गैप देखता है, ठीक है, ये भी गैप देखते हैं, ये नौसरबाजी में गैप देखते हैं, एंटरप्रेन्योर अच्छी चीज़ में गैप देखता है, जेन्युइन प्रोडक्ट, और जेन्युइन प्रोडक्ट। जैसे ये क्रीम लॉन्च हुआ, उसने गैप देखा कि यार लोगों के पास जो है ना कैब नहीं होती, तो मैं कैब प्रोवाइड करता हूँ, गाड़ियाँ भी लोगों की होंगी और वही ड्राइवर्स होंगे। मतलब एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल था, ठीक है। ऐसी अगर हम इनकी बात करें तो ये नौसरबाजी का गैप देख रहे होते हैं, किस जगह पे लोगों को धोखा दिया जाए, नौसरबाजी से पैसे कमाए थे। जैसे मैंने 2139 वाली आपको एग्जांपल दी थी सर, वो एप्लीकेशन ने अरबों रुपए का स्कैम किया है हमारे लोगों के साथ। बेसिकली मैं भी ज़िला हरीपुर से बिलोंग करता हूँ, तो उधर क्या हुआ, 2139 एक्सचेंज आई, उसने कहा जी इधर इतने $100 इन्वेस्ट करो, आपको पर डॉलर $3 का प्रॉफिट होगा। आपने करना क्या उसमें? 300 गुना नहीं, $3 का, $3 का, $100 के पीछे हाँ, $3। $3। अच्छा, ठीक है। आपने करना क्या सर, आपको सिग्नल भी खुद देंगे, आपने वो बस ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, आपको $3 का बैठे बैठे प्रॉफिट हो जाएगा। मेरे पास काफ़ी कजन्स वगैरह आए, तो मैंने कहा यार मैं पिछले 5 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ सर, ट्रेडिंग इतनी आसान कैसे होगी कि आप जो सिग्नल ले रहे हो प्रॉफिट में, पॉसिबल ही नहीं है। आप बड़े बड़े ट्रेडर्स को देख लो, बड़े बड़े दुनिया के अंदर नाम है, ठीक है, जैसे जेसी लिवरमोर हो गया, आप जाके उसका विन रेट देखो। मतलब विन रेट क्या होता है कि 100 में से कितनी ट्रेड्स मतलब जा रही है, परसेंटेज देखो। क्या विन रेट होता हाँ, है? उसका विन रेट यही 30-40% होगा। अच्छा, इतना होता है? हाँ हाँ, ठीक है, बड़े बड़े ट्रेडर्स का इतना विन रेट होता है। आजकल ये चूना देते हैं हम ट्रेडर्स को कि 95% विन रेट, 90%, 80%। सर नहीं होता, नहीं होता विन रेट। और इसके ऊपर एक रेशोज़ की गेम लगती है। रेशोज़ की गेम क्या होती है कि लेट्स सपोज मैं $1000 लगा रहा हूँ एक ट्रेड के अंदर है, असल मेरा $1000 का स्टॉप लॉस, मतलब $1000 मैंने रिस्क लिया, तो मैं टीपी कितना उठा रहा हूँ, प्रॉफिट कितना उठाना चाह रहा हूँ। अगर मैं रेशोज़ को बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो मेरा विन रेट कम होता है। जैसे लेट्स सपोज मैं $1000 लगा के $1000 कमाने की मतलब सोचता हूँ, तो विन रेट 70-80%, अच्छे बहुत अच्छा भी मेथड हो ना, 70-75% आपको लॉन्ग रन में विन रेट मिल जाता है। 70-75%, 1:1 पे। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ। लेकिन आप, हाँ, कुछ टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे आपको 95% भी मिलेगा, 90% भी मिलेगा, लेकिन वो 1 मंथ या 2-3 वीक्स के लिए होता है, लॉन्ग टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं। एवरेज में आप निकालेंगे तो 70% पे आएगा। फिर आप क्या करते हो जी, मैं $1000 लगा के $2000 कमाना चाहता हूँ, 1:2, ठीक है, इसमें विन रेट आपका कम हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भी हो तो 60%, 65%। आप मुझे पाकिस्तान का कोई ट्रेडर निकाल के दे दो जिसके पास 1 साल की हिस्ट्री हो, उसने तकरीबन 1000 ट्रेड्स लिए हो, उसका तकरीबन 65% से ऊपर विन रेट आ जाए, मैं उसको मान लूँगा। मैं कहूँगा यार ये जेन्युइन बंदा है, बस इसी से सीखो, मैं खुद आगे बोलूँगा, ठीक है। मैं इतनी बड़ी क्लेम कर रहा हूँ क्योंकि देखिए हम नहीं, वैसे ये जो सारे इन्फ्लुएंसर हैं, ट्रेडर, ये साल साल के अपने अकाउंट दिखाते नहीं। इनके पास कहाँ से आए? इनके पास नहीं होते। किधर होते हैं सर? नहीं होते। देखें, मैं आपको एक चीज़ सिंपल सी बताता हूँ, सबसे बड़ी पब्लिसिटी ट्रेडिंग में लेके क्या होगी,
कि मैं ट्रेडर हूँ, ये मेरे रिजल्ट्स हैं जिसके ऊपर मैं करता हूँ। सबसे आसान यही है। सबसे आसान यही है ना। मुझे क्या ज़रूरत है कि मैं इधर उधर की बातें करूं, मैं मीठी बातें करूं, ये देखो जी मैं दिल मतलब शेर व शायरी सुनाते रहूं, लेकिन इधर उधर की बातें करूं कि आप वो बिटकॉइन को ये खरीद लो। लोगों को असल में क्रिंज कंटेंट पसंद है। लोगों को मतलब वो कहते हैं कॉट्स पसंद है, वो कॉट्स होते हैं ना, सेइंग होती है, वो पसंद है सुनना। ठीक है, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। तो ये जो जितना भी अपना मतलब मंजन बेच रहे होते हैं, ये सेइंग पे बेच रहे होते हैं, ना कि रिजल्ट्स पे बेच रहे होते हैं। ठीक है, मुझे आप देखें कॉटेक्स के ट्रेडर्स, मैं आज लीडर बोर्ड पे हूँ, मैं आज लीडर बोर्ड पे हूँ। सर 2 महीने की हिस्ट्री तो दिखाओ। लेकिन कॉटेक्स वालों पे नहीं कहता, क्योंकि कॉटेक्स में 2 महीने की हिस्ट्री भी फेक बना देंगे। कि कॉटेक्स वाला ब्रोकर कहेगा ये लो पकड़ो 2 महीने की हिस्ट्री मैं बना के देता हूँ। सर आपका अपना ब्रोकर हो ना, ठीक है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक ऐसे ट्रेडर एग्जिस्ट करते हैं, तो अपना ब्रोकर आपका हो ना, तो आप हिस्ट्री भी बना लेते हो। मैं आपको बना के दे सकता हूँ, आपके पास अपना ब्रोकर हो तो कोई मुश्किल चीज़ नहीं। कि एक ऐप हो जो आपके साथ काम कर रही हो। नहीं, आपका हाँ ऐप भी वो काम कर रही हो। जैसे लेट्स सपोज, खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि मुझे एक ब्रोकर की तरफ से ऑफर आई कि भाई तुम हमारी प्रमोशन करो, हम आपको हिस्ट्री भी बना के देंगे। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। यानी अगर रजब भट्ट कहे कि बाइनोमो मुझे साल की हिस्ट्री दे दे कि मैं इन्वेस्टर बना देंगे, मैं अगर बाइनोमो चला रहा होता मैं उसको आराम से ऐसे बना के देता, ये लो पकड़ो, तो सुकून से। कागजी कार्रवाई है ना, बन ऐसे कागजी कार्रवाई है। क्या करना है, पीछे से जाके उसके अंदर डाल देना है किसी ट्रेड यहाँ पे प्लेस की, ठप 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 ठप। ठीक है, ऐसे ही कह लो कि जैसे आपके पास कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स की हेर फेर कर दी, दैट्स इट, खत्म होगी कहानी, बन गया। अच्छा, साथ ही साथ जहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो ये ट्रेड्स कर रहे हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो खड़े होकर इनके खिलाफ शोर भी मचा रहे हैं। व्यूज़ ले रहे होते हैं उनके नाम पे, व्यूज़ ले रहे थे उनके नाम पे, उनको भी ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता होता। मैं आपको एक बात बताऊं असद भाई, अगर किसी को ट्रेडिंग आती है ना, तो कभी भी ये नहीं बोलेगा मैं बहुत बड़ा ट्रेडर हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ। वो पता क्या कहेगा, ये देखो जी मेरे रिजल्ट्स ये हैं, दैट्स इट, ठीक है, ख़त्म कहानी। अच्छा, ये जो ट्रेडिंग का वाय था तुम्हारा, वो क्या था? मेरा अपना वाय, देखें मेरा अपना वाय तो ये था कि मैं वैसे 2-3 जगह पे बात कर भी चुका हूँ। 2016 पे मुझे बड़ा आदमी बनने का शौक था। 2015 से लेके 16 मैं सोचता था कि ये बड़े बड़े लोग कैसे बनते हैं। मैंने ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी मतलब प्रॉपर्टीज़ लेनी है, मैंने प्राइवेट जेट लेना है, ये लेना है, वो लेना है। तो मुझे एक सिंपल कैलकुलेशन समझ आ रही थी कि मैं अगर किसी भी जगह पे जॉब करूँगा, मतलब मैंने अच्छा ए ग्रेड्स भी ले लिए। ए ग्रेड्स लेने के बाद मेरी अगर अच्छी जगह पे जॉब हो जाती है जहाँ 1.5 लाख 2 लाख सैलरी मैक्सिमम, मैं ब्रिगेडियर की सैलरी पूछा था, मेरे कज़न होते थे वो आर्मी में थे, मैं पूछता था ब्रिगेडियर की सैलरी कितनी है, 2-2.5 लाख रुपया। ठीक है, मुझे नहीं पता कि गलत, मैं शायद बोल भी सकता हूँ, मुझे नहीं पता कितनी है। ठीक है, इतनी होगी, ठीक है, या से ज़्यादा हो सकती है, 4 लाख 5 लाख होगी। तो मैं कहता था यार 2-2.5 लाख रुपये से मैं क्या बनाऊँगा, मैं उसको 10 साल से मल्टीप्लाई करूँ, अपने एक्सपेंसेस निकालूँ, पीछे मेरे पास क्या बचा। तो मैं कहता था नहीं भाई, दिस इज़ नॉट द वे, मुझे अपने गोल्स अचीव करने, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है यार, बस ये एक मेन चीज़ थी। तो वहाँ से मुझे पता चला क्रिप्टो ट्रेडिंग का। क्रिप्टो के अंदर मैं मतलब काफ़ी नॉलेज ली, समझ आई, लेकिन क्रिप्टो से मुझे ज़्यादा बेहतर लगी फॉरेक्स। 16 की बात है, उस टाइम पहला बुल रन भी नहीं आया था क्रिप्टो का, उस टाइम की बात है। तो पैरेलल मैं फॉरेक्स सीखने लग गया और मैं शिफ्ट हो गया फॉरेक्स पे। 17 में एक बुल रन आया, लेकिन यही समझ आती थी कि क्रिप्टो का कोई फ्यूचर नहीं है फ़िलहाल। और उसके बाद मैंने फॉरेक्स के अंदर एंटर हो गया। खैर मैंने शॉपिफाई भी सीखा, मैंने एफिलिएट मार्केटिंग भी सीखी अमेज़न की, मैंने आप समझ लें कि हर चीज़ सीखी, सोशल मीडिया मार्केटिंग सीखी। उस ज़माने में जो चीज़ चल रही थी मैंने सीखी। ठीक है, मास्टर नहीं बना, मास्टर एक वो अलग चीज़ होती है, ऊपर से सीखना एक अलग चीज़ होती है। मुझे समझ आ गई एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है। मैं कोई भी मतलब मैंने एक वेबसाइट भी बनाई थी अपनी, ठीक है, वो क्या कहते हैं, क्या एक तो होता है वर्डप्रेस और दूसरी कौन सी वो वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाके मैंने वो वहाँ पे कस्टमाइज़ सारा कुछ होता है। ठीक है, वहाँ पे कस्टमाइज़ अपना वेबसाइट आपकी बनी होती है, आप कुछ भी बीच में चेंजेस करें और आपकी वेबसाइट बन जाती है। तो मैं उस टाइम पे ना क्लाइंबिंग शूज़ होते हैं, वो क्या कहते हैं जो क्लाइंबर होते हैं ना, माउंटेन्स के, हाँ माउंटेन्स के, ठीक है, वो शूज़ के मैंने वेबसाइट बनाई, इंस्टाग्राम पेज भी बनाया। और मैंने कहा मुझे कोई उसका जो मार्जिन था ना, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है कि आपने ये प्रोडक्ट उठाई, ठीक है, अब ये कंपनी कौन सी कंपनी, कोई भी कंपनी है, ठीक है, अब इस कंपनी ने मुझे कहा जी तुम मेरी प्रोडक्ट बेचो, मैं तुम्हें 10% दूंगा प्रोडक्ट बेचने पे, ठीक है, दैट इज़ एफिलिएट मार्केटिंग सिंपली। तो मैंने वो उठाया, तो मैंने देखा जो सबसे ज़्यादा मतलब उसकी परसेंटेज आ रही थी ना, कोई 12% था उस टाइम, 12% कमीशन मिल रहा था। तो मैंने कहा देखा 4-4 5-5 हज़ार डॉलर का था वो शूज़ थे बीच में ना, तो $500 से स्टार्ट होते थे, $200-250 से स्टार्ट होकर तकरीबन 5-5 हज़ार डॉलर तक जाते थे। तो मैंने उसको मल्टीप्लाई करता था डॉलर्स में और उसको PKR में कन्वर्ट कर देता। तो यार बड़े पैसे, इतने बड़े पैसे आगे, एक बच्चा 200 रुपये जिसकी पॉकेट मनी है तो इतने पैसे कमा लेगा, चलो स्टार्ट करते हैं। खैर मैंने इतनी चीज़ें सीखने के बाद ना मैंने समझा कि यार नहीं समझ आती यार, इतने ज़्यादा स्किल्स सीख लिए तो
क्या करूँगा मैं, मतलब मुझे किसी चीज़ का मास्टर बनना चाहिए, ठीक है। तो मैंने कहा अब एक चीज़ मतलब एक काम मैं ये 2017 की बात करूँ कि 18 मुझे सही ईयर याद नहीं है। मैंने एक दिन बैठ के एक फ़ैसला किया कि पहले एक चीज़ का मास्टर बनूंगा, फिर उसके बाद आगे सीखूंगा। फिर मैंने वो फ़ैसला किस बेस पे लिया कि मैंने कहा मुझे मज़ा किस चीज़ में आता है। मैंने देखा सोशल मीडिया मार्केटिंग को देखा, मैंने अपनी पूरी एनालिसिस की, अपने आप को समझा। मैंने कहा ट्रेडिंग करने में मज़ा आता है, चलो जी सारे कुछ साइड पे रखो, ट्रेडिंग में से प्रॉफिटेबल होऊंगा, एंटरप्रेन्योर बनूंगा, उसके बाद ये सारे बिजनेस स्टार्ट करूंगा। और वही मैं अब कर रहा हूँ, ठीक है। सारे बिजनेसेस खोलूंगा, कोई मसला नहीं है। अपने अपने साथ जो है कोई लाख लोगों को रोज़गार दे दूंगा, और ये मेरा विजन भी था, उस टाइम भी था और आज भी है इंशाल्लाह। मैंने लाख लोगों को रोज़गार दूंगा, कोई नहीं, इंशाल्लाह जो है ना मज़ा आएगा। तो पहले स्टार्ट लेते हैं ट्रेडिंग से। तो इस तरह से मेरा वाई यहाँ पे फिल हुआ और मैंने ट्रेडिंग में स्टार्ट लिया। लेकिन आजकल की जो मतलब ट्रेडिंग है, किस तरह से आप 1 महीने पहले अमेज़न कर रहे होते हो और 1 महीने बाद आप ट्रेडर बन जाते हो। मैं बहुत परेशान होता हूँ कि मेरे जैसा बंदा, मैं अपने आप को थोड़ा बहुत इंटेलिजेंट भी समझता हूँ, थोड़ा बहुत मेहनती भी समझता हूँ, हार्ड वर्कर समझता हूँ, और इतनी मुश्किलात, रोज़ रात को रोना, रोते-रोते सोना कि या अल्लाह किस जगह पे मैं आ गया हूँ, मतलब मुझे कामयाबी क्यों नहीं मिल रही। मतलब आप 2016 से लेके 20 तक मैंने दिन रात मेहनत की, दिन रात मैंने 12 से 14 घंटे मतलब दिन रात बैठा रहा, मुझे कामयाबी नहीं मिल रही थी। मैं कह रहा था क्या इशू है, क्या इशू है। लेकिन एक चीज़ थी, रोज़ रात को अल्लाह का शुक्र अदा कर, अल्लाह तेरा शुक्र है, मुझे पता मैंने कामयाब हो जाना, देर आए दुरुस्त आए कोई मसला नहीं है। और जब मैं कामयाब हुआ, जब मुझे मतलब मैं एक फेज़ से गुजरा, तो मुझे समझ आया कि हाँ भाई ये अल्लाह ने जो किया ना वो बेहतर है। उसकी वजह क्या थी कि अगर मैं ये 2017 में कामयाब हो जाता तो मैं उस पैसे को संभाल ही नहीं सकता, मेरे पास काबिलियत ही नहीं थी। पर तूने भी वही हरकतें करनी थी जो बाकी लोग कर रहे हैं। ऐसे ही है, ठीक है, पैसा आ गया तो मैंने भी वो सारा कुछ करता। मैं उनको पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा, लेकिन वही सारी हरकतें करनी थी। लेकिन एक बिजनेसमैन ना बन सकता मैं एटलीस्ट, क्योंकि एक प्रोसेस है ना, आप जब प्रोसेस के थ्रू होते हो ना, प्रोसेस से गुजर के जाते हो, तो आप वो काबिल बंदा बन जाते हो। तो मैं हमेशा से अल्लाह से दुआ करता था कि अल्लाह मुझे काबिलियत दे, और खुदा की कसम आज भी ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह मुझे काबिलियत दे। पैसा बेशक कम हो, लेकिन काबिलियत मेरे अंदर हो, क्योंकि मेन चीज़ काबिलियत है, पैसा मैटर नहीं करता इतना। अच्छा, एक चीज़ मैंने देखी है, इंटरनेट पर ऑब्जर्व किया है कि जैसी जो नया इन्वेस्टमेंट ट्रेंड होता है ना ऑनलाइन, वो चेंज करता है, तो वही जो इन्वेस्टमेंट पंडित होते हैं वो नई चीज़ लेके आ नई जाते चीज़ लेके आ हैं। जाते ये तो नहीं होगा 2 महीने बाद तुम और कहानी देना शुरू कर दोगे। नहीं, मैं तो पिछले 8 साल से देखें ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बातें कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं क्या करूँगा, क्रिप्टो के अंदर शिफ्ट हो जाऊँगा, जो मेरा प्लान है। मैं अब अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहता हूँ, स्टॉक्स, क्रिप्टो नहीं, और लेकिन फ्यूचर्स। फॉरेक्स नहीं छोड़ोगे? नहीं, फाइनेंशियल्स मार्केट के अलावा कुछ भी नहीं। फॉरेक्स तो नहीं छोड़ूंगा, फॉरेक्स तो लव है। मैं अच्छा, तो इतनी बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट में पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर लोगे। डाइवर्सिफाई कर दूंगा, लेकिन ये है कि मैं ये नहीं कि अमेज़न के अंदर आप देखोगे विकास को, ऐसा नहीं होगा। हाँ, अमेज़न करूँगा भी, अपने लिए करूँगा, शॉपिफाई करूँगा, अपने लिए करूँगा, ठीक है। एक्सपेरिमेंट कर लिया, 10 बच्चे बैठा लिए, यार ये लो इन्वेस्टमेंट पकड़ो, देखो क्या होता है। इसके अलावा मैं आगे कोर्सेज नहीं बेचूंगा कि यार इनकी तरह आज तुम भी कोर्स, ऐसा नहीं कभी होने वाला इंशाल्लाह। वैसे कोर्स तुम बेच रहे हो ट्रेडिंग का, उसको बनाने का क्या मकसद है यार और कितना प्रॉफिट हो चुका है? नहीं, क्योंकि हमने यही देखा है कि वो लोग इकट्ठे होते हैं, कोर्स प्लान करते हैं, लॉन्च करते हैं, करोड़ों रुपए आ जाते हैं, तो गाड़ियाँ भी चेंज हो जाती हैं। और मैं शायद पाकिस्तान का वो वाहिद बंदा हूँ असद भाई, खुदा की कसम, जो माइनस में हूँ। और ये मैं हलफन नहीं, बात तो करता बातें हूँ, कर रहे हो। खुदा की कसम मैं माइनस में हूँ। देखें, एक बिज़नेस ना प्रॉपर तरीके के साथ चलता है। कैसे? आपका उसमें मार्केटिंग बजट होता है, आपने उसमें मतलब एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, ये नहीं रिसर्च करनी होती है, आपने उसको प्रॉपर एक मतलब एक तरीके के साथ लेके चलना होता है। एक बिज़नेस है प्रॉपर, कोर्स सेलिंग भी एक बिज़नेस है। ये तो हमारे इन मतलब क्या बोलूँ इनको, इन्होंने इसको मंजन फरोशी और इस चक्कर में ले हैं, और सारे अवाम के अंदर एक परसेप्शन क्रिएट हो गया कि यार ये स्कैम है, जो कोर्स बेचता है वो स्कैम है, ठीक है। तो मैंने जो मेरा जो परसेप्शन है, अभी देखें मैं अगर बेच रहा हूँ तो मैंने एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल इसको बनाया, ठीक है। और मेरा ये है कि मैं 5 साल तक शायद प्रॉफिट ना कमा सकूँ, मेरा पूरा 5 साल का प्लान है, ठीक है। उसके अंदर अब देखें प्रमोशंस होती हैं, किसी एक्टर को अगर मैं कहता हूँ कि ऐड बना ले, वो पैसे लेता है, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया पे ऐड्स चलते हैं, उसके बाद मेरे ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, उसके बाद उस टीचर्स हैं। अब काफ़ी लोग तो मुझे ही कहते हैं कि फॉरेक्स के अंदर टीचर्स कहाँ से आ गए। देखिए, टीचर्स इस तरह से होता है कि ट्रेडिंग वो करते हैं, लेकिन हर कोई ये तो नहीं कि करोड़ों रुपए मतलब मंथली कमा रहा है। कोई ट्रेडर ऐसे भी तो होते हैं जिनके पास फंड कम होता है, यार वो महीने का 5 लाख रुपए कमा रहे हैं। अब एक मेरे पास कुछ ऐसे लोग हैं महीने के 5 लाख रुपए कमा रहे हैं, ठीक है। तो वो अगर उनको मैं एक्स्ट्रा 1.5 लाख दे दूँ, उसके लिए अच्छा है कि नहीं है?
सिर्फ ये कहना है कि भाई तुमने 1.5 घंटा 2 घंटे ये क्लास देनी है। नहीं, दूसरा ये भी होता है कि जो आपका स्टूडेंट्स आते हैं ज़रूरी नहीं उनका पोर्टफोलियो इतना बड़ा हो। ऐसा ही है, करोड़ पे से ट्रेड करना और 10 लाख से ट्रेड करने में फ़र्क होता है। बहुत फ़र्क होता है। और हमारी जो आवाम का जो परसेप्शन है ना ट्रेडिंग को लेके, वो बहुत मतलब अजीब सा है। वो समझते हैं कि ट्रेडर कोई बहुत बड़ी बला होती है, बस वो करोड़ों रुपए कमा रहा होता है। ऐसा नहीं होता। आप देखें जितना पोर्टफोलियो उसके पास होगा उतना वो पैसा कमा रहा होगा। अब एक ट्रेडर है, उसके पास फंड है जैसे $2 लाख का, और वो महीने का तकरीबन 2% कमा रहा है, ठीक है, तो वो कितना हो गया? वो हो गया आपका $4,000 $4,000 हो गया। वो 12 लाख रुपए कमा रहा है। अगर मैं उसको ऑफर दूं कि भाई तुम एक काम करो, तुम 2 लाख रुपए मेरे से ले लो, क्या कहते हैं, सैलरी, और तुमने 2 घंटे आके सैटरडे संडे पढ़ाना है मेरी क्लासेस में, वो पढ़ाएगा कि नहीं पढ़ाएगा? उसको तो 2 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है, उसकी किचन मनी आ गई, ठीक है। किचन मनी उसको मतलब टेंशन ही खत्म होगी कि बस किचन मनी मेरी चल रही है। तो इस तरह से मैंने टीचर्स रखे हुए हैं, मेरे तकरीबन 7 से 8 टीचर्स हैं, और कुछ इन प्रोग्रेस भी है जिनको मैं ट्रेन कर रहा हूँ, और ये वही चीज़ पढ़ाते हैं जो मैं इनको सिखाता हूँ, क्योंकि मेरे साथ अटैच हैं ये, ठीक है। अब हर कोई ये नहीं तो महीने का करोड़ों रुपये कमा रहा है, और मैं भी टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं महीने का करोड़ों रुपये नहीं कमा रहा था हर महीने। किसी महीने 20-30 लाख बनता है, किसी महीने 5-6 लाख, किसी महीने तो मैं ट्रेड ही नहीं करता, किसी महीने छक्का लग जाए तो मतलब छक्के से मुराद एक अच्छा मंथ हो जहाँ पे अच्छी मार्केट मिल जाए, वहाँ पे मतलब 1-1.5 नहीं, अब ये बातें तुम खुल के कर रहे हो तो कल को ये ना हो कि लोग ओवरऑल ट्रेडिंग से ही पुट ऑफ हो जाए। मतलब एक जो तासुर होता है, जो अक्सर में लोगों से बात होती है इस इंडस्ट्री के अंदर, इन्फ्लुएंस की इंडस्ट्री में, तो वो कहते हैं अगर हम पूरी पिक्चर बताएंगे तो लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे। नहीं, मैं पूरी पिक्चर बताना चाहता हूँ। अगर किसी ने छोड़ना है तो वो अच्छी बात है। देखें पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी जो जितने पुराने लोग हैं ना, उनके अगर मैं डाटा निकालूँ तो 99.5% जो हैं वो लूज़र हैं। उसकी वजह यह है कि उनको पढ़ाने वाले लूज़र थे, उनको पढ़ाने वाले लूज़र थे। हाँ, देखें एक मार्केट तो इन्फ्लुएंसर मार्केट है ना, एक मार्केट मेरी मार्केट है जिसके अंदर मैं स्टार्ट से हूँ। जो ट्रेडर्स की मार्केट थी, जो पुराने लोग हैं जो 8 साल से 6 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनके अंदर मैं आपको रियल टाइम डाटा बता रहा हूँ कि सर खुदा की कसम 99% लोग जो हैं वो लूज़र हैं। वो ट्रेड हारते हैं, ट्रेड हारते नहीं, लॉन्ग टर्म वो पैसा नहीं कमा सके मार्केट से, लॉन्ग टर्म लॉस किया है। उसकी वजह ये है उनकी माइंडसेट। देखें आपने ये तो नहीं कि सिर्फ आपने स्कैम को रिकग्नाइज कर लिया कि यार ये स्कैम और ये ओरिजिनल है, इधर तो आगे कहानी खत्म नहीं होती ना। इसके आगे काबिलियत भी है। हाँ, इसके बाद काबिलियत है। इसके बाद आपने देखना है कि मैं ट्रेडर बन भी सकता हूँ कि नहीं बन सकता, ठीक है। जैसे कि देखें ट्रेडर्स के लिए मैं सिंपल सी दो चार चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए, प्रेशर के अंदर आपको परफॉर्म करना आना चाहिए। एक एंटरप्रेन्योर होता ही वो है कि जो प्रेशर के अंदर परफॉर्म करता है, और ट्रेडिंग आपको डेली बेसिस पे प्रेशर देती है। आप मार्केट का उतार चढ़ाव के अलावा भी देखें, आपकी ट्रेड लग रही है, 3 ऐसे एक दिन के 3 लॉसेस हो गई, आपको प्रेशर तो आएगा आपके ऊपर। आपका माइंडसेट जितना मर्जी स्ट्रांग हो, ये लोग समझते हैं कि ट्रेडर की साइकोलॉजी इतनी स्ट्रांग होती है उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होता, फ़र्क पड़ता है, ठीक है। हाँ, आपके पास प्रॉपर सिस्टम हो, जो गुरुओं के पास होते हैं, उनके प्रॉपर साइकोलॉजिस्ट बैठे होते हैं, ठीक है। सारा कुछ मतलब प्रॉपर एक समझ लें, हर चीज़ डिज़ाइन की होती है कंफर्ट के लिए। वहाँ पे भी कुछ ना कुछ जाके उनको हिट लगती है, कहीं ना कहीं हिट लगती है। लेकिन हमारे जैसा बंदा जो अकेला बैठ के बेचारा ट्रेडिंग कर रहा है, वो साइकोलॉजिस्ट भी खुद है, वो ट्रेडर भी खुद है, वो रिस्क मैनेजमेंट भी उसने खुद करनी है, उसको गाइड करने वाला भी कोई नहीं है, सारा कुछ उसने खुद करना है। तो सर एंजाइटी आती है, स्ट्रेस आती है, प्रेशर आता है। उस प्रेशर को मेंटेन करना आना चाहिए, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने पहले प्रॉपर ट्रेडिंग सीखनी है। सीखनी कैसे है कि आपने समझना है कि ट्रेडिंग के अंदर इतने बड़े बड़े मतलब गेंस नहीं है। आप अगर आज ये चीज़ एक्सेप्ट कर जाओगे तो आप मतलब वारे में ले जाओगे। क्या चीज़ कि ट्रेडिंग के अंदर ये करोड़ों रुपए की गेम नहीं है कि आप आए और आपने जो है ना करोड़ों रुपए कमा लिए, कोई इतना बड़ा विन रेट, ये नहीं है। आपको समझना पड़ेगा स्टार्ट से ही कि ट्रेडिंग के अंदर जो मतलब बहुत अच्छा कोई ट्रेडर है ना, उसका विन रेट 15 से 20%, 30% इतना आ जाता है, ठीक है। अच्छी मार्केट में 100% भी आ जाता है, लेकिन उसके लिए रिस्क ज़्यादा लेना पड़ता है, ठीक है। अगर मैं 1% अपने अकाउंट का रिस्क ले रहा हूँ तो सर 15 से 20% से ऊपर बनाना नामुमकिन वाली बात आ जाती है हर मंथ। बहुत मुश्किल है। 15 से 20% बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इसीलिए तो उसको फाइनेंशियल्स मार्केट कहते हैं ना। इसका रिटर्न ज़्यादा है हर मार्केट से। मतलब ये एक समझ लें कि एक अच्छी मार्केट है और रिटर्न भी ज़्यादा है। आप अगर इसको रियल एस्टेट के साथ करें, हम छक्कों को साइड में रखें, जो स्टेबल मार्केट होती है, जैसे दुबई की मार्केट की बात कर लें, स्टेबल मार्केट है। पाकिस्तान की ईयरली 8 to 15% ग्रोथ होती है ईयरली, ठीक है। आप देख लें इसके रिटर्न देख लें, महीने का 10 से 15% एक ट्रेडर 1% रिस्क के साथ कमा सकता है। हाँ, एक ट्रेडर है उसके पास $1 लाख का अकाउंट है और वो जो है ना वो 10% पर ट्रेड रिस्क ले रहा है, उसकी 5-7 ट्रेडें पहले प्रॉफिट में चली जाती हैं, 70% उसका प्रॉफिट हो जाएगा। वो मुझे इधर ना बोले कि भाई आप तो गलत बता रहे हो। नहीं भाई, मैं कह रहा हूँ 1%। आपने सिर्फ 1% पर ट्रेड रिस्क लेना हर ट्रेड में, मतलब $1000।
आप महीने में 15 से 20% से ऊपर नहीं जाते हो। 1 साल की हिस्ट्री निकाल के देख लेना, इनमें बहुत अच्छे पैसे हैं, बहुत अच्छे पैसे हैं। और लेकिन बड़े सिक्योर हैं। हमारी माम को ये चाहिए नहीं, हमारी माम को पता क्या चाहिए? 1 हफ्ते के अंदर अकाउंट डबल, 1 दिन के अंदर अकाउंट डबल। देखिए वकार ज़का है, मेरा उनसे कोई भी मतलब, वो अच्छे ट्रेडर हैं, ठीक है, और बहुत पहले से पाकिस्तान को बता रहे हैं कि क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो। लेकिन वो जब ये चीज़ आगे करते हैं ना, मैंने $1,000 को $40,000 में कन्वर्ट कर दिया, ये आवाम के अंदर रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट करती है। रॉन्ग परसेप्शन क्या होता है कि अब मैं एक लेमैन हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने देखा वकार ज़का $1,000 से $40,000 बना रहा है, तो मैं क्या करूँगा? हाँ, ट्रेडिंग से पॉसिबल है 1,000 से $40,000, मैं बैठ दूंगा, मेरे पास तो है ही $1,000, मेरी तो गुर्दा ही $1,000 का है ना, पसली इतनी है, ठीक है, मेरी पसली मैंने पूरी लगा दी, वो उड़ गया, तो मैं क्या करूँगा? अब आप वकार ज़का की सिचुएशन देखो, वो उसके पास पोर्टफोलियो होगा $10 मिलियन का, उसके लिए $1,000 ऐसे है जैसे आपके लिए 10 रुपये हैं। इस तरह ही ये चीज़ समझने की ज़रूरत है हमारी आवाम को कि आप जब रिस्क लेते हो, आपका रिस्क कैलकुलेटेड होना चाहिए। हम कैलकुलेटेड रिस्क नहीं लेते। जैसे मैं भी होता, मैं भी कोई अकाउंट, लेट्स सपोज मेरे पास कोई अकाउंट होता, मैं रिस्क ले लेता हूँ पूरा, लेकिन पहले मैं अपने आप को बताता हूँ कि वकास, ये अकाउंट पे तुम रिस्क ले रहे हो, ठीक है, अगर ये लॉस होता है तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुमने रिस्क एक्सेप्ट कर लिया। पहले अपने माइंडसेट को बताना है। मेरा माइंड जब रिस्क को एक्सेप्ट करता है तो तब मैं वो इनिशिएटिव लेता हूँ। यानी कि तुम अपनी ओवरऑल असेसमेंट देखते हो कि यार मेरी ये पोर्टफोलियोज अवेलेबल हैं, इसका एक पोर्शन है लेट्स से 5%, इसका मैं रिस्क लेने लगा हूँ, ऐसा ही है, तो लिहाजा आई एम गुड, मैं ले सकता हूँ। अगर क्या कहते हैं, अगर हो भी गया, लॉस भी हो गया, तो मेरे पास बैकअप प्लान रेडी होगा कि इस 5% को दोबारा कैसे लेके आना है, 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, या 2 महीने के अंदर, किस तरह से पूरा प्लान रेडी होगा, उसके बाद में ये 5% का रिस्क होगा। वैसे मज़े की बात ये, लोगों का तासुर ट्रेडिंग के बारे में होता है कि ये पार्ट टाइम काम है, और इनफैक्ट मैं इन्फ्लुएंसर्स के इश्तिहार देख रहा था, वो उसको प्रमोट भी एज अ पार्ट टाइम काम कर रहे हैं। आप 2 घंटे बैठ जाएं, घंटा बैठ जाए, 3 घंटे बैठ जाएं, लेकिन जिस तरह आप डिस्क्राइब कर रहे हो, ये तो प्रॉपर एक काम है कि आपने बैठने हैं, चीज़ें असेस करनी है, पैटर्न्स निकालने हैं मार्केट के, फिर अपने पोर्टफोलियोज डाइवर्स करने हैं, ये काम है। अभी मैं आपको थोड़ी सी इसकी चीज़ें बताता हूँ, जो कोई भी इन्फ्लुएंसर या पता ही नहीं होता बेचारों का, मैं क्या बोलूँ उनको कि वो गलत, मतलब जिस चीज़ का उनको खुद नहीं पता होता उस चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं। जैसे लेट्स सपोज एक ट्रेडर है, उसने स्टार्ट कैसे लेना होता है? सबसे पहले आके उसने मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन क्या होती है? आपके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड होता है जो आपको चला रहा होता है पूरा। जो इधर बैठे हुए हम ऐसे, जैसे लेट्स सपोज एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हम हमेशा जब भी अपनी शर्ट पहनते हैं तो शायद हमारा पहला जो बाजू शर्ट के अंदर जाता है वो राइट होता है। ये हमें बताने वाला कौन है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड। कोई लेफ्टी है तो उसका लेफ्ट जाएगा, ठीक है, आपने बैट पकड़ा तो पहले लेफ्ट हैंड से पकड़ेगा। ये बताने वाला कौन? आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि उसके अंदर डाटा फीड हो गया है। जब जो डाटा फीड है उसको चेंज करना है आपने ट्रेडिंग में आते हुए। क्या करना है कि आपने डाटा अपने चेंज करना है। पहले अपनी असेसमेंट करनी है कि भाई मेरे अंदर डाटा क्या है। डाटा कोई गलत तो नहीं है कि मैंने एक दिन के अंदर ट्रेडिंग से पैसा तो नहीं कमाने आ गया। आपने पहले डाटा को चेंज करने के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग करोगे, उसको कहते हैं मेडिटेशन। मेडिटेशन आप प्रॉपरली 15 से 20 मिनट 30 मिनट की डेली बैठ के अकेली जगह पे करो, और उसकी भी कुछ नेक्स्ट लेवल होते हैं, वो थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे, लेकिन सिर्फ मेडिटेशन पे रहें तो हम ठीक है। वहाँ पे अपने आप को आपने समझाना होता है कि ये मार्केट इस तरह से काम करती है, इस मार्केट को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम इस मार्केट को कंट्रोल करने निकल जाते हैं तो नहीं करना, अपने रिस्क को मैनेज करना है, फलां अपने रूल्स उसको बताने हैं। फिर आपने माइंडफुलनेस की गेम को समझना है। माइंडफुलनेस क्या होती है? लिविंग इन प्रेजेंट। पीछे कितने लॉस हुए उसको भूल जाओ, आगे क्या होने वाला है उसको ना सोचो, अभी क्या हो रहा है अभी बेस्ट करना है। माइंडफुलनेस इज़ द मेन थिंग आफ्टर मेडिटेशन। आपने लिविंग इन प्रेजेंट, अपने प्रेजेंट में जीना है और उसी को बेस्ट बनाना है। आप अगर बैठ गए जी अब मैं माइंडफुलनेस, अगर मैं उस पर फोकस नहीं करता, मुझे कल लॉस हुआ लेट्स सपोज ऐसे, तो मैं क्या करूँगा? मैं आऊँगा यार शिट लॉस हुआ लॉस, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने सबसे पहले अपने आप को प्रेजेंट में लेके आना है। हो गया, मैं तो नहीं चेंज कर सकता, ख़त्म होगी कहानी। अभी मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो खुदाई के साथ भी मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ठीक है। अभी मैं देख के आया, मतलब आप पॉडकास्ट से मेरे तकरीबन $1000 का स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो मैंने देखा, मैंने हिट हुआ, मैंने कहा ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। मैं अभी प्रेजेंट में बैठा हूँ, मुझे कोई इसकी चीज़ की टेंशन नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा सिस्टम जो है वो मुझे बना के दे देगा। अभी $1000 का ऐसा लगा है तो कल मैंने $30,000 बनाए भी थे, ठीक है। कोई मसला नहीं है मेरे लिए। मसला इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन किया हुआ है, और मुझे एक चीज़ पता है कि अगर मैं इन रूल से हटूंगा तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। वो जो हम देखते हैं लोग फ़ोन देख देख के परेशान हो रहे होते हैं, उन्होंने अपने दिमाग को ट्यून नहीं किया होता उस चीज़ के लिए, जो बस हर एक फ़ोन मैं भी बार बार देखता हूँ, लेकिन परेशान नहीं होता। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्लाह का शुक्र, मैं देखता हूँ ठीक है, इट इज़ व्हाट इट। अब ट्रेडर, एक और 2 चीज़ें हैं। ट्रेडर के अंदर एक्साइटमेंट नहीं होती, ट्रेडिंग बुरी काम है। ट्रेडर के अंदर जो है वो डर नहीं होता है, ऐसा कि मतलब वो खौफ में आ जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, वो मुझे प्रॉफिट हो गया, वो छलांगे मार,
नहीं, ट्रेडर को प्रॉफिट होता है ना तो ऐसे करता है, ठीक है। अगर लॉस होता है ना, क्या गलत किया है, ये ट्रेडर के रिएक्शन होते हैं लॉस और प्रॉफिट पे। और हम क्या रिएक्शन देखते हैं, ओए मुझे ये प्रॉफिट होगा। अभी ये रिएक्शन नहीं होते। आई थिंक वो ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए होता है। ये ऑडियंस इस तरह से अट्रैक्ट होके तो उनके अंदर रॉन्ग परसेप्शन बिल्ड हो जाता है ना। मसला यहाँ पे आता है कि हम जिस ऑडियंस को दिखा रहे हैं, कल को अल्लाह को भी तो जवाब देना ना। अगर मैं कल बैठ जाऊँ, ये देखो, मैं अगर खुदा की कसम बैठ जाऊँ, मैं $30,000 का लाइफ उनको ट्रेड करके दिखा दूँ, ये देखो मैंने ये कर दिया, तो उसके बाद क्या हो गया, ऑडियंस के अंदर एक रॉन्ग परसेप्शन बिल्ड हो जाएगा कि बस ये जो ट्रेडर होता है वो इतना एक्साइटमेंट में आ जाता है। नहीं, ट्रेडर इतना एक्साइटमेंट में नहीं आता, बल्कि उसको उनके साथ बैठता, प्रॉफिट हुआ, एनालिसिस मेरी पास होगी। और इससे भी अच्छा अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में बताऊँ ना, तो एक ट्रेडर की जब ट्रेड विन होती है ना, तो वो पता क्या कहता है, आई लैंडेड ऑन द राइट साइड ऑफ प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटीज़ की गेम है। और जब उसको लॉस होता है तो वो क्या करता है, वो कहता है कि आई लैंडेड ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ प्रोबेबिलिटी। और इसको मैं सिंप्लीफाई किस तरह से करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को मैंने ये टिप दी हुई है कि सर एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा आप लोग, कि आप लोग जो है, आपका ऐसा लेट होता है तो आपने एक चीज़ अपने माइंड को बतानी है कि आपका अगर ट्रेडिंग का 10 साल का कैरियर है, लेट्स सपोज 10 साल का हो सकता है, तो उसमें आपने 10 लाख ट्रेड्स लेनी है। 10 लाख ट्रेड्स में से अगर अभी आप कैसे लेट हुआ तो ये एक ट्रेड है, मतलब वो 10 लाख ट्रेड्स में से सॉरी आपकी 5 लाख ट्रेड्स आप रखेंगे, 4 लाख ट्रेड्स में आप कैसे लेट करना है। तो अगर आप कैसे लेट हो गए तो ये 4 लाख ट्रेड्स में से एक आप कैसे लेट हो गया। अगर आपका 7 लाख ट्रेड्स जो या 6 लाख ट्रेड्स आपकी विन होनी है, आपका विन हो गया तो आपको ये 6 लाख ट्रेड्स में से एक विन है। अगर आप इस तरह से नहीं सोचोगे और हर ट्रेड के साथ जो है वो जुड़ने लग जाओगे कि प्रॉफिट होगा, यस मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बड़ी चीज़ें और अटैच हो जाएंगी आपके साथ, तो उसकी वजह से आपके साथ क्या होगा, आप एक दूसरी दुनिया में चले जाओगे, ट्रेडिंग से निकल जाओगे। अब ये बड़ी बड़ी जो हेज फंड्स होते हैं सर, ये हर 2 वीक्स बाद इनके साइकोलॉजिस्ट आके प्रॉपर इनको ट्रेनिंग देते हैं। क्या इनकी कोई लाइफ की वजह से कोई इनके ऊपर कोई मसला तो नहीं क्रिएट हो रहा कि जैसे कि किसी की गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाए, उसको शॉक लग जाता है। वो माइंडसेट नहीं होता ट्रेडिंग करने वाला। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि सर आपने ट्रेडिंग करने से पहले अपने आप को अपनी एनालिसिस करनी है, क्या मैं अपने घर में किसी से लड़ के तो नहीं बैठ रहा इधर, क्या मैंने खाना खाया उसको मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं किसी वजह से गुस्से में तो नहीं हूँ। अगर हूँ तो भाई उठ जाओ, चुप करके जाओ, अपने आप को रिलैक्स करो, पहले रिलैक्स करो, मेडिटेशन करो, माइंडफुलनेस की गेम समझो, प्रेजेंट में आओ, ठीक है। उसकी भी कुछ चीज़ें होती हैं, आप चॉकलेट खा लो, आपका मूड फ्रेश हो जाता है, आप किसी बच्चे को प्यार कर लो, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। डोपामीन को रिलीज़ कराओ किसी तरह से। डोपामीन जैसे ही आपके बॉडी के अंदर रिलीज़ होगा, मॉलिक्यूल उसका मिलेगा आपको, बॉडी एकदम से जो है ना वो चेयर अप हो जाएगी, बस रिलैक्स फील करोगे, ठीक है। जैसे ही आप रिलैक्स्ड होते हो, आओ मेडिटेशन एक दफ़ा से और कर लो, 5 मिनट की गेम है, और उसके बाद माइंडफुलनेस को समझ के लिविंग इन प्रेजेंट वाला रूल अप्लाई करो, दैट्स इट, अब ट्रेड करो। अगर आप अपनी बेगम से लड़ के आते हो और ट्रेडिंग डेस्क में बैठ जाते हो तो आपने मार्केट से भी लड़ना है। फिर तो मार्केट से लड़ना ऐसी जैसे आप समझ लो कि किसी बहुत बड़े सांड से लड़ रहे हो और उसमें हार आपकी नामुमकिन बात है, मार्केट से नहीं लड़ सकते, नामुमकिन बात है। इसमें एक चीज़ और भी है, हमारा फाइट टू फ्लाइट मोड हमें सबसे जो ज़्यादा जो है ना हमारे लिए डेंजरस है। वो कैसे, हमारे पुराने ज़माने के लोग जंगलों में रहा करते थे, उनके अंदर ये फ्लाइट टू फाइट मोड होता था। वो कैसे, एक शेर आ जाता है, जैसे उन्होंने जंगलों में रहना तो उन्होंने शिकार करके खाना, अब एक शेर आ गया, उनके साथ उसकी जंग होगी। अब उनके जहन में क्या आता था, या तो मैं मरूंगा या तो ये इसको मारूंगा। तो अब मार्केट जब लॉस देती है तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उस टाइम पे क्या होता था, देखें मीन्स ऑफ खाना, जो खाना खाते थे हम पहले शिकार करके खाते थे, आज पैसे कमा के खाते हैं। उस टाइम पे खाने की वजह से हम शेर के साथ लड़ पड़ते थे, आज हम खाने की वजह से हर किसी के साथ लड़ पड़ते हैं। पैसा हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैसा होगा तो हम खाना खाएंगे, ठीक है। अब जब हम मार्केट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो क्या होता है, हमें लॉस होता है तो हम कहते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी चलेगी, यही वो हमारा दुश्मन है जिसने हमारी वो चीज़ छीन ली। फाइट टू फ्लाइट मोड एक्टिव हो गया, ओके। बस फिर वो क्या होता है कि आप वो नेज़ा लेके उसके ऊपर चढ़ जाते हो, फिर उसके पास तो हथियार होता है, वो एक ही गोली मार जाता है, हाँ, फिर ख़त्म आपकी कहानी, ठीक है। यानी कि हमने ये बड़ी अच्छी लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स दे दिया कि सबसे पहले आप पीस ऑफ माइंड क्रिएट करें थ्रू मेडिटेशन, फिर माइंडफुलनेस करें कि आप प्रेजेंट के अंदर हैं, उसके बाद ये इंश्योर करें, या कहते हैं कि आप किसी एजिटेटेड स्टेट की वजह से आके ट्रेडिंग नहीं कर रहे, और फिर अगर आपको लॉस होता है आपने कैसे रिएक्ट करना है, प्रॉफिट करना है तो कैसे रिएक्ट करना है। तो ये अच्छी एडवाइस है, बिकॉज इसके बाद फाइनली एक आप समझें शक्ल दी जा रही है ट्रेडिंग को, जो किसी भी बिजनेस को दी जाती है कि आप इसमें कैसे ऑपरेट करना है। आई थिंक जब आप ये बात करेंगे तो बहुत सारे लोग जो एक्चुअल ट्रेडर्स नहीं बनना चाहते, सिर्फ छक्के लगाने के चक्कर में हैं या किसी इन्फ्लुएंस में आए कर रहे हैं, वो थोड़ा बच जाएंगे। ये मार्केट के लिए भी अच्छा होता है। रियल एस्टेट हमने सारी उम्र देखा कि बच्चे यूनिवर्सिटी की 3rd डिग्री छोड़ के प्रॉपर्टी का दफ्तर बना रहे, कि उन्होंने सुना कि रिश्तेदार ने बड़े पैसे कमा लिए,
वो आते थे अपने घरों से 4-7 लाख करोड़ रुपया लेके और उसी तरह साल 2 साल में दुकान बंद करके चले जाते थे, क्योंकि उस बिजनेस को समझते नहीं थे। जो बच्चे स्लो एंड स्टडी पे जाते थे वो आज 10-15 साल बाद बड़ी बेहतरीन पोजीशन के अंदर हैं, उनके काम कारोबार चल रहे हैं। तो आई थिंक हर कारोबार के अंदर एक सॉर्ट ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज होता है। आई थिंक फेयर हुआ कहना कि ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी मार्केट बिल्कुल इन्फेंट स्टेज में, बेबी स्टेज में, बिल्कुल, और इस टाइम पर सबसे ज़्यादा लूट मार होती है, सबसे ज़्यादा। फिर जब ये पाकिस्तान के अंदर बेबी स्टेज पे ये, हाँ नहीं पाकिस्तान की बात करूँ, और फिर ये जब मार्केट डेवलप होती है, ऑर्गेनाइज होती है, तो फिर इसमें सीरियस लोग, सीरियस बायर्स, सीरियस काम करने वाले रह जाते हैं। ये तो मैं भी प्रेडिक्ट करके बैठा हूँ असद भाई कि ये लोग आएंगे, ये लेट्स सपोज लाख बंदे को ट्रेन करेंगे, लाख बंदा इस मार्केट के अंदर लॉस करेगा, 50,000 लोगों को तो शऊर आएगा ना, वो 50,000 लोग जो जिनके अंदर शऊर आएगा वो 5 करोड़ को शऊर देंगे आगे, ठीक है, कि यार ये मैंने गलतियाँ की थी, इस तरह से ना करो, ये चीज़ ठीक है। फिर क्या होगा, फिर फिल्टर आउट हो जाएंगे चीज़ें कि ये चीज़ ठीक है और ये चीज़ गलत है। और एक टाइम आएगा, हर पाकिस्तान में तो इसी तरह से होता है, जैसे आज प्रॉपर्टी को जो आगे लोग समझ गए हैं कि यार ये गलत था, ये सही हो गया। अब देखें प्रॉपर्टी लेट्स सपोज इतनी ऊपर चलेगी, लेट्स सपोज के 15 करोड़ पे का एक प्लॉट है DHA के अंदर, तो सर लाख लोग होंगे जो 15 करोड़ का प्लॉट खरीद सकते हैं। जब लाख लोग खरीद लेंगे, प्लॉट कितने पड़े हुए हैं 10 लाख के लिए, वो तो बेपनाह है। तो 9 लाख वो प्लॉट कहाँ पे बिकेंगे? जाहिर सी बात है ओवर प्राइस्ड हो गए, मार्केट गिरेगी, ठीक है, सप्लाई ज़्यादा डिमांड कम है। लाख लोगों के जो है ना, आपने लैंड कितनी बना दी है, 10 लाख लोगों के लिए लाख लोग उतनी, मतलब परचेजिंग पावर ही नहीं, रेट एडजस्ट करेगा। हाँ, रेट एडजस्ट करेंगे, उसमें उसके ऊपर क्या होगा, जिन्होंने खरीदा उनके साथ ज्यादती हो जाएगी, ठीक है? लॉस होगा। आज शऊर आ गया ना, आज मेरे जैसा बंदा जिसको प्रॉपर्टी का नहीं पता, ठीक है, वो बंदा भी लॉस खा के तो ये चीज़ समझ गया कि बस ठीक है, ये शऊर वाली बातें हैं। तो ये जो दुबई की रियल एस्टेट है वो अच्छी थी इस वजह से कि वहाँ पे गेन्स इतने बड़े बड़े नहीं है, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि दुबई की भी रियल एस्टेट गिरेगी, अब मुझे नहीं पता गिरेगी चढ़ेगी, जो भी सीन है। हर मार्केट के अंदर ना एक उतार चढ़ाव होता है, एक्सेप्ट गोल्ड। ऐसा ही है, गोल्ड का पिछले आप 100 साल 1000 साल की भी ट्रेजेक्टरी उठा लेंगे तो अपवर्ड ही होती है। लेकिन वैसे कमोडिटीज़ के अंदर एक साइन कर्व की तरह मैथ्स के अंदर अप डाउन आता रहता है, बड़ी बात नहीं है। दुबई के अंदर जो इनिशियल मेजर लॉस हुआ था वो ये था कि जब वो ब्लैक मार्केट इकॉनमी थी, उसके अंदर रग पुल होता है, यानी कि मैंने आर्टिफिशियल बुल रन क्रिएट किया, अपना $100 मिलियन पंप करके, रेट ऊपर गए, रातों रात सब कुछ बेचा, मार्केट गिर गई। इसको रोकने के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई, इकॉनमी को वाइट चैनल में लेके आए। अब वाइट चैनल इकॉनमी में प्रॉपर्टी को सालाना 10% होती है। पाकिस्तान के अंदर भी जितना वाइट चैनल इकॉनमी रियल एस्टेट की बन रही है, तो सालाना ग्रोथ 10% होगी। जहाँ जहाँ ब्लैक मनी यानी कि पैसों का बुल रन की इजाज़त दी जाएगी, वहाँ डबलिंग हो जाएगी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बड़े मज़े की याद आई है कि सिर्फ ये वजह नहीं कि लाओ शोरी की वजह से बंदा स्कैम के अंदर फंसता है, दूसरे की लाओ शोरी की वजह से भी बंदा स्कैम के अंदर फंसता है। जैसे फाइल सिस्टम था, अब मैं तो रिसर्च करता हूँ हर चीज़ पे ना, तो मुझे अगर कोई क्लोज बंदा आके कहता है कि यार ये ख़रीद ले ऊपर जाएगी, तो मैं चुप करके मैंने ख़रीद ली। इस चक्कर में भी हमारा लॉसेस होते हैं। ये फाइल सिस्टम के अंदर मुझे बड़े लॉसेस हुए कि मेरे आगे दोस्त यारों ने आके पीछे आके मुझे कहा कि बस ये लो, ये ख़रीद लो, ये बहुत ऊपर जाएगा। अब मैंने रिसर्च नहीं की बल्कि उनके ऊपर ट्रस्ट किया। हाँ, तो इस चक्कर में भी बंदा जो है ना स्कैम के अंदर फंस जाता है। फाइल सिस्टम के अंदर बड़ा सिंपल तरीका है। सो फॉर एग्जांपल, तुम्हें पता है बुल रन क्या होता है, हाँ। ठीक है, कि सारी मंडी एक चीज़ की खरीदारी कर रही है, ठीक है, बस ले रही है, वो ऊपर जाई जा रही है। इसके पीछे मंतक क्या है, वलाल मोस्ट ऑफ द टाइम मंतक नहीं पता होता, वजह क्या है ये चीज़ हो रही है। प्रॉपर्टी के अंदर हम क्या करते थे कि हम छोटे छोटे एको चेम्बर बनाते थे, यानी कि एक हाउसिंग सोसाइटी है एक्स, उसके अंदर 5000 फाइल है, उस 5000 फाइल की फेस वैल्यू है लेट्स से 1 अरब रुपए। मैंने अपना अरब लिया, सलमान ने अपना अरब लिया, तुमने अपना अरब लिया, और हमने कहा कि मार्केट में आवाज़ लगा दो कि ये जो फाइलें हैं जो फेस वैल्यू एक्स की हैं वो एक्स + 50 पे मैं ख़रीदूँगा, यानी 50 रुपये प्रॉफिट दूंगा। लोगों ने कहा हैं ये क्या हुआ? उस मार्केट के लोगों ने तो रिश्तेदारों को बताया, अजीज़ों को बताया, आगे मुझे शो में जाएगा यार मैं कल एक्स की चीज़ ली थी, वो आज एक्स + 50 मिल रहा है। अभी सुबह का टाइम है, शाम को हम आवाज़ लगा देंगे एक्स + 200 देंगे, 200। अच्छा, और पागल हो जाएंगे। नया से नया कसीनो बन जाता है ना, चमकीली बत्तियां देख के लोग अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। फिर जब रेट को एक बेहुदा सतह पे लेके जाके सारा माल हम बेच देते हैं, हमारा अरब डबल हो जाता है, और जिसको टोपी पहनाई जाती है वो फाइल लेके बैठ जाता है। अच्छा, ये मज़े की चीज़, ये मुझे ऑफ़र आई थी जब मैंने लॉस किया ना, लॉस करने के बाद मुझे ये 3 से 4 बंदों ने, प्रॉपर्टी के अच्छे बंदे थे, ये इस्लामाबाद की बात कर रहा हूँ, कि 5 से 6 करोड़ पे दे दो, हम ये वाली गेम खेलते हैं ना, हम ये इस तरह से मार्केट के अंदर, हाँ मार्केट के अंदर जो है ना हम डिमांड क्रिएट करेंगे,
फाइलें खरीद के और बाद में जो है ना डंप कर देंगे। मैंने कहा नहीं भाई ये गेम मुझे नहीं समझ। अच्छा मैं मजे की बात बताऊँ, बहुत सारे डीलर इसकी बात करते हैं लेकिन उनको मैथ्स नहीं आती, तो उनको लगता है ये 5-6 करोड़ से होता है। ऐसे नहीं होता। जो टोटल सम नंबर ऑफ फाइल्स होता है ना, उसकी वैल्यू होती है। उस वैल्यू को 4 गुना 5 गुना 10 दिन में करने के लिए आपको उतना ही कैश चाहिए होता है। यानी कि अगर टोटल फाइल्स की वैल्यू 1 अरब रुपये है, उसको अब मैंने 5 अरब करना है, तो मार्केट से मुझे 5 अरब अट्रैक्ट करना है। तो यानी कि मैंने अपना 1 अरब रुपया जो है उसको इस तरह स्पेंड करना है कि मार्केट जो सबसे बड़े भांड हैं, सबसे ज़्यादा शोर मचाते हैं, उनका माल ख़रीदना है। बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ अटैम्प्ट करते हैं काम लेने, सबसे हो नहीं पाता। ये कुछ लोग ही कर पाते हैं। हराम काम करने में भी ना अकल लगती है, ठीक है, उन्होंने भी करना ढंग से लिखा होता है। कॉर्टेक्स वाले जिस तरह से करते हैं ये थोड़े से अकल से कर लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे ये मैंने आपको बताया कि आप डेमो पे ट्रेड लोगे तो और होगा, रियल पे लोगे तो एल्गोज होते हैं ना, प्रॉपरली वो मैच कर रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये खुद चला रहे हैं ना। अब इन्होंने सेट किया हुआ है कि डेमो पे हो तो बस ठीक है प्रॉफिट दो, मुझे मेरे जैसे बंदे को दो, मैं तो कर दूंगा आराम सुकून के साथ। कि मैंने क्या करना है, एक टेक का बंदा बिठाना है, तो यार ये इसको कमांड दे दो और ये ना आपने जितने भी नया ट्रेडर आएगा इसको प्रॉफिट देना है डेमो पे। जो जैसी रियल पे आता है तो चलो इसको सेम अपना प्रोसीजर फॉलो करना है कि जितना पैसा दूसरी साइड पे उसको उड़ा दो, अपनी साइड वाला पैसा ले लो। दैट्स द मेन थिंग। ये सिंपल इसको हमें आई थिंक जो बायने वाली चीज़ तुमने समझाई है ना बड़ी अच्छी है कि अगर मार्केट में 1000 ट्रेड हुए एक दिन में और 700 ट्रेड बाइंग के हैं और 300 सेलिंग के हैं, तो पूरा एल्गो सेलिंग को प्रमोट करेगा, 700 का पैसा खपन करेगा। ऐसा ही है, ठीक है, ताकि उन 300 को प्रॉफिट दे, अपना प्रॉफिट भी निकाले। अब वो 300 लोग जो प्रॉफिट कमाएंगे वही सबसे बड़ा इश्तेहार हो जाएंगे कंपनी का, वो जाके लोगों को बताएंगे मैंने पैसा कमाया। ये भी बड़ा होता है, ये भी होता है। और उसके बाद देखें, ये तो बाइनेमो और एंड कॉर्टेक्स के स्कैम है ना, अब फॉरेक्स मार्केट के अंदर भी स्कैम है, जेन्युइन मार्केट के अंदर स्कैम है। अब ये जो ब्रोकर्स होते हैं, अच्छे से अच्छा ब्रोकर भी, वो कुछ बहुत अच्छे होते हैं तो वो नहीं करते। इनमें होता है ए बुक ट्रेडिंग और बी बुक ट्रेडिंग। अब जैसे ये कॉर्टेक्स और ये बाइनेमो जो काम करते हैं ना, इसको कहते हैं बी बुक ट्रेडिंग। ये तो प्रॉपर ही पूरा बी बुक है ना। बी बुक क्या होता है? बी बुक ये होता है कि आप सारी क्लाइंट की ट्रेड के अगेंस्ट बेट लगा रहे होते हो, ठीक है। अब ब्रोकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो क्लाइंट, उनके पास ना प्रॉपर टीम्स होती हैं रिस्क मैनेजमेंट की वगैरह वगैरह, असेसमेंट कर रहे होते हैं हर क्लाइंट की। वो क्या करते हैं, उनको पता है कि 99% पाकिस्तानी लूज़र है इस मार्केट के अंदर। और ये मतलब ये जो लूज़र होते हैं ना फॉरेक्स मार्केट के अंदर, जो ट्रेड से पैसा नहीं कमा सकते, यही लोग ये काम करने स्टार्ट हो जाते हैं। ब्रोकर खोला अपना, उसके अंदर बी बुक स्टार्ट कर दिया, क्या किया, लोग डिपॉजिट कर रहे हैं, ट्रेड लगा रहे हैं, उनकी ट्रेड को इसी तरह से मैनिपुलेट करना। और इसमें हेजिंग भी करते हैं। हेजिंग किस तरह से करते हैं? देखिए हेजिंग क्या होता है कि नेट जीरो होते, 1000 बायर हैं, 1000 सेलर हैं। अब मैं आपको सिंपल बी बुक का प्रोसीजर बताता हूँ। अगर मैं कर रहा हूँ, मैंने देख लिया जी 1000 लॉट्स खुली हुई हैं बाय की, 1500 लॉट खुली हुई हैं सेल की, ठीक है। 1000 आपस से कट गई हैं, 500 पीछे रह गई हैं, 500 को मैनेज करना है, सिंपल, ठीक है, सिंपल, ठीक है। इस तरह से ये फॉरेक्स जेन्युइन मार्केट के अंदर भी स्कैम है, बी बुक कर रहे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो एक्चुअल परचेज, फॉर एग्जांपल मैंने अगर गोल्ड का फॉरेक्स खेल रहा हूँ तो वो एक्चुअली मेरे पैसों के बस गोल्ड नहीं खरीदेंगे, वो पैसा होल्ड कर लेंगे और उस पैसे की गेम करके अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। ये जेन्युइन में होता है, इसको बी बुक कहते हैं। हाँ, इसको बी बुक कहते हैं। अच्छा, ए बुक होता है कि अगर आप एक्चुअली खरीदें। ए बुक में ये होता है कि वो ब्रोकर बेसिकली एक बीच में एक जरिया होता है, जैसे प्रॉपर्टी एजेंट होता है, बायर और सेलर्स को वो जोड़ता है। ब्रोकर के पीछे लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है जो लिक्विडिटी दे रहा होता है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर क्या होता है कि वो मार्केट के अंदर पैसा दे रहा होता है, ठीक है। अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर के पास बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। अब लिक्विडिटी प्रोवाइडर जो है ना, अभी जैसे कोई भी ब्रोकर रजिस्टर्ड होगा ना तो उसका लिक्विडिटी प्रोवाइडर होगा। ये जो जिम्मेदारी होती है ना कि मेरे पास पीछे बैक में इतना चीज़ें हैं, एसेट्स हैं, वो शो करवाता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। और वो भी लाइसेंस्ड होते हैं, वो भी लाइसेंस्ड होते हैं। वो तो बड़ी गेम होती है, ठीक है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर भी पैसा कमा रहे होते हैं, वो भी मैं आपको तरीका बताता हूँ। असली जो हमारी जंग होती है ना मार्केट के अंदर, ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स और ये बैंक्स और इनके साथ होती है। वो जंग में मज़ा आता है कि आप रियल जंग खेल रहे हो। ये नहीं कि लोग आप एक एल्गो लगा के तो आप जो है ना बेफजूल में आके, कोई एनालिसिस उस पर काम नहीं करेगी, कोई कुछ नहीं काम करेगी, कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं काम करेगी, कोई टेक्निकल एनालिसिस काम नहीं करेगी, सब कुछ बेफजूल होगा, तुक्के लग रहे होंगे। लेकिन जब आप ये वाली गेम प्ले करते हो ना कि लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स की गेम को आप समझ रहे होते हैं कि वो ये कर रहे हैं, बड़े प्लेयर्स ये कर रहे हैं, उस गेम में आपको जनरली मज़ा आता है। और मुझे तो बहुत मज़ा आता है कि शतरंज की गेम होती है सिंपली, ठीक है। कि आपने अब देखो ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, अच्छा पहले मैं स्कैम का बताता हूँ, फिर इन पे आता हूँ कि ये पैसा कैसे इनसे कमाते हैं हम लोग और वो कैसे पैसा कमाते हैं, ठीक है।
तो बी बुक चला रहे होते हैं। अब इनको डिफरेंशिएट करना है तो आपने सिंपली एक अच्छे ब्रोकर के पास जाना है। जैसे मैंने आपको एक सिंपल एक ऐसी मार्केट का नाम दिया, मेरे उसके साथ कोई एफिलिएशन नहीं है, मैं उनको कोई प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आप ऐसे बड़े ब्रोकर्स के पास जाओ, इंटरनेट पर सर्च करो, गूगल आज आपके पास है, जाके 10 ब्रोकर्स की रिसर्च करो, उसके पास देखो कौन कौन से लाइसेंस है, ऑस्ट्रेलिया का या फिर यूरोपियन किसी भी कंट्री का, उसके पास लाइसेंस अच्छा है, ठीक है, उस लाइसेंस की वैल्यू भी आप चेक कर सकते हो। अब यूट्यूब पे लिखो कि ये फलां लाइसेंस है, इसकी क्या वैल्यू, आपको नज़र आ जाएगी। प्रॉपर रिसर्च करो, उसमें से एक ब्रोकर चूज़ करो, उसके साथ ट्रेडिंग करो। मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस होंगे कि वो बी बुक नहीं चला रहे होंगे, ठीक है, बी बुक चला भी रहे हो तो बहुत छोटे क्वांटिटी में चला रहे होते हैं। लेकिन ये जो ब्रोकर्स होते हैं ना दुबई से रजिस्टर्ड और ये मलेशिया से और इस तरह के जजीरों से, फॉरेक्स मार्केट के भी ब्रोकर, ठीक है, वो भी इस तरह के बी बुक चला के स्कैम कर रहे होते हैं। इनसे भी बचो। ये नहीं सिर्फ आपने कॉटेक्स तो एक अलग दुनिया ना, वो तो बैटिंग की गेम है, बाइनोमो भी एक बैटिंग की गेम है, मैं फॉरेक्स मार्केट की बात कर रहा हूँ। ये भी क्या कर रहे होते हैं कि बी बुक चला के हम इनके साथ कर रहे होते हैं, लेकिन ये हमारे लिए हलाल इसलिए हो जाता है क्योंकि हमें नहीं पता कि वो बंदे कर रहे हैं। लेकिन बाइनोमो और कॉटेक्स में हमें पता है कि हम बंदे के अगेंस्ट बैट लगा रहे हैं, लेकिन इसके अंदर हमें नहीं पता होता कि हम बंदे के अगेंस्ट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। बचना चाहिए, हाँ बचना चाहिए, अपनी रिसर्च पूरी करो अच्छे ब्रोकर के पास। फिर हम आते हैं एक और जो इस गेम के अंदर एक मेन खिलाड़ी आ जाता है मेरे लिए, वो है फंडेड अकाउंट्स, ठीक है। अब इनकी भी गेम है, ज़रा इसको भी तरीके से बताऊंगा क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि लोग बीच में आके कहेंगे आप ये कर रहे हो तो उसके बारे में आपने ये बात नहीं की। फंडेड अकाउंट्स क्या होते हैं? $1 लाख का अकाउंट है, आपने $500 पे किए, $500 कंपनी को दे दिए और उसने आपको $1 लाख का अकाउंट दे दिया। आपने 2 फेजेस पास करने हैं उसके, 2 टेस्ट, फेज़ 1 फेज़ 2, टेस्ट 1 टेस्ट 2। फेज़ 1 में आपने 10% ड्रा डाउन के साथ 10% लॉस लिमिट के साथ 10% बनाना होता है। फेज़ 2 में आपने 10% ड्रा डाउन के साथ 5% बनाना होता है। कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, आप जितना मर्जी टाइम लें, लेकिन टारगेट अचीव करें तो आपको एक लाइव अकाउंट मिल जाता है $1 लाख का। $1 लाख का आपके पास लाइव अकाउंट आ गया, उसका ड्रा डाउन होता है $10,000, मतलब 10%, ठीक है। उसके ऊपर जो भी आप प्रॉफिट कमाएंगे वो 80% आपका, 20% उस कंपनी का, ठीक हो गया। ये फंडेड अकाउंट्स की गेम है। अगर मुझे अगर किसी को सजेशन देनी होगी ना या एडवाइस देनी होगी तो मैं लोगों को ये कहूँगा कि आप फंडेड अकाउंट्स की तरफ जाएं, आप ये ब्रोकर्स की तरफ जाएं ना। अब देखिए हमारे जो लोग हैं उनके पास कितने पैसे हैं, $10,000, $5,000। $10,000 का अगर 10% करते हैं तो कितना बनता है, ठीक है, $1,000 आप मार्केट से कमा रहे हैं इतनी तगो दो के बाद। इससे अच्छा आप क्या करें, आप उसी $1,000 को डिवाइड करें, $500 का 100K का अकाउंट ले लें, एक लें पास करें, दूसरा लें पास करें, तीसरा लें पास करें, 4-5 अकाउंट आपके पास आ गए। 400K की इक्विटी है, 400K का अकाउंट भी अगर आपके पास आता है तो $40,000 का ड्रा डाउन है आपके पास। तो $40,000 ड्रा डाउन के ऊपर प्ले करें, अपनी प्रॉपर उसके ऊपर एनालिसिस करें, 5% इस ले लें, $40,000 का 5% ले लें, कोई मसला नहीं है, 3% ले लें, चलो ठीक है, 3% पर ट्रेड इस लें, आपकी अच्छी अमाउंट बन जाएगी, ठीक है। अब देखें 1% के साथ आप कमा रहे हैं 15%, 3% के साथ कितने कमाएंगे, 45%, ठीक है। तो $40,000 का 45% आप कह लेंगे $18,000 $20,000 भी आप कमा रहे होंगे, तो एक अच्छी अमाउंट बन जाएगी। अब ये परफॉर्म इंडस्ट्री किस तरह से ऑपरेट करती है इसके बारे में बताता हूँ। परफॉर्म इंडस्ट्री फीसेस पे ऑपरेट करती है, ठीक है। अब इसमें भी ए बुक और बी बुक होती है। ए बुक बी बुक इसमें कैसे होती है कि कुछ प्लेटफॉर्म क्या करती हैं, सिर्फ और सिर्फ फीसेस लेती हैं, कुछ प्लेटफॉर्म्स, ठीक है, हाँ कुछ प्लेटफॉर्म्स वो क्या करते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास अब एक क्लाइंट आया, मैंने अभी परफॉर्म इंडस्ट्री स्टार्ट कर दी और मेरे पास आ गया जी, मैंने मार्केटिंग की आगे पीछे सब कुछ कर लिया, तो मेरे पास आ गया 100 लोग। 100 लोगों में इनके पास डाटा होता है कि 90 लोग तो पहला ही फेज़ उड़ाएंगे, क्योंकि ट्रेडिंग बहुत मुश्किल गेम है ना, पहला फेज़ उड़ाएंगे। पीछे बच के 10 लोग, फेज़ 2 में जाके 5 लोग फिर उड़ जाएंगे, ठीक है। 100 लोगों ने $500 दिए तो कितने बन गए, तकरीबन ये बन जाते हैं $50,000, $50,000 बन गए, $50,000 इनके पास आ गए। अब इनका तकरीबन 1 महीने के अंदर इन्होंने फेज़ 1 उड़ा दिया, ठीक है, और 1 महीने के अंदर फेज़ 2 भी उड़ गया। 5 ट्रेडर इनके पास निकल आए लाइव के ऊपर, 1 महीना गुजर गया। 1 महीने के अंदर 1 महीने बाद इनके पास और तकरीबन 100 क्लाइंट आ जाएंगे जो $50,000 वो दे देंगे। अब इनके पास आ गया $1,00,000 $1,00,000 इनके पास आ गया। और जो पहले महीने वाले थे, अब जैसे लाइव अकाउंट मेरे पास आ गया ना, तो मैं 1 महीने बाद पे आउट ले सकता हूँ। मैंने अगर $10,000 बना लिया ना तो मुझे 1 महीने बाद मिलेंगे, इनकी टाइम लिमिट होती है। तो क्या हो गया, आप देखें ये पिरामिड सिस्टम पे चल रहे होते हैं। अब 5 बंदे हैं, 5 बंदों में से 3 बंदे लाइव अकाउंट भी उड़ा देंगे, 2 बंदे रह जाएंगे। 2 बंदे क्या करेंगे कि समझ लो कि $20,000 बना लिए, $50,000 इन्होंने कमाया था, 2 महीने बाद इन्होंने 50,000 में से 16,000 दे दिए, क्योंकि 80% ट्रेडर का था। $20,000 उसने कमाया था तो 80% बन गया $16,000। $16,000 निकालेंगे, ठीक है, उसको दे देंगे, 100 बंदे ने उन्होंने निपटा दिए। प्रॉफिट इनको कितना हो गया, $34,000,
इसी तरह से सर्कल चलता रहता तो चलता इनको रहता नया चलता से रहता। नया बंदा चाहिए नया होता से है। नया बंदा जिस चाहिए दिन बंदा आना बंद हुआ ऐप बंद, हाँ, जिस दिन बंदा बंद और ऐप बंद। इसलिए इन्फ्लुएंसर हायर करते हैं। हाँ ठीक है, ये मतलब ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं करती, ये एक अलग इंडस्ट्री है, ठीक है। ये इतनी फेमस नहीं है इस टाइम पे, पाकिस्तान के अंदर भी, पूरी दुनिया के अंदर है, लेकिन पाकिस्तान अभी इसको इतना अडॉप्ट नहीं कर सका। उसके बाद अब जो ए बुक जो प्लेटफॉर्म्स होती हैं, जैसे FTMO है, जिसको मैं हर जगह प्रमोट करता हूँ, ठोक के प्रमोट करता हूँ। FTMO कोई भी एफिलिएट कमीशन किसी को भी नहीं देती, और मैं जो है उसको प्रमोट मैं कमीशन के लिए नहीं करता, ना मेरा कोई रेफरल लिंक है कि वो कोई जाएगा और अकाउंट परचेस करेगा तो मुझे कुछ मिलेगा। FTMO जैसी कंपनीज ना ये बुक चला रही होती हैं, ठीक है। ए बुक किस तरह से चलता है, वो क्या करेंगे, आपकी इधर से आपके पास $1,00,000, इनके पास बड़ा बड़ा इन्वेस्टर होता है, ये टैलेंट हंट कर रहे होते हैं। टैलेंट हंट किस तरह से करते हैं, लेट्स सपोज एक बंदे ने फेज़ 1 भी पास किया, फेज़ 2 भी पास किया, इनकी प्रॉपर असेसमेंट टीम होती है, वो देखती है ये बंदा जेन्युइन ट्रेडर है। टैलेंट हंट प्रोग्राम पे ये फंडेड कंपनी चल रही होती है, फीसें से तो कमा ही कमा रहे हैं। अब ये जो जेन्युइन ट्रेडर आ गया, 5 बंदे ये क्या करेंगे, उनकी ट्रेड अगर लेट्स सपोज इनके पास $10,000 का है ना, ये $1,00,000 ब्रोकर में डिपॉजिट कर देंगे या $1,00,000 मार्केट में लगा देंगे, इनकी ट्रेड्स कॉपी करेंगे। इसने बनाया $10,000 क्योंकि इसके पास था, लेट्स सपोज चले इसके पास $10,000 है ना, $10,000 का लाइव अकाउंट था। शो $1,00,000 का होगा, लेकिन 10% $10,000 है, $10,000 का इसको शो हो रहा है, और उसने कमा लिए लेट्स सपोज के 10% कमा लिया, कितने हो गया वो $1,000। $1,000 इस बंदे ने कमा लिया। इसने 10% कमाया, तो इसने लाख डॉलर डाले हुए थे, इसने कितना कमा लिया, $10,000। $10,000 के अंदर से निकाल के ये $1,000 $800 इसको दे देंगे। ये बुक ट्रेडिंग होती है। इस ट्रेडर की जेन्युइन ट्रेड्स कॉपी कर रहे होते हैं ये इधर बैठ के, बड़े पंटर बैठ के उस ऐप हाँ उस ऐप पे, और बड़े इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। और जितना ये इनकी भी कुछ साइकिल्स होती हैं। साइकिल्स किस तरह से होती हैं, किसने अगर 3 महीने प्रॉफिट जनरेट किया तो फंड बढ़ा दो, डबल कर दो, ट्रिपल कर दो, इस तरह से टैलेंट हंट प्रोग्राम चल रहा होता है। और ये इनका सिस्टम बहुत प्रॉफिटेबल होता है, बिल्कुल आपकी मेहनत और उसको ये जो है रिसर्च को रिवॉर्ड करता है। अभी मेरे पास एक अकाउंट है FTMO का था, और मेरी उसकी 8 महीने की हिस्ट्री क्रिएट हो चुकी है। 7 महीने बाद इन्होंने मेरा अकाउंट तकरीबन कोई 25% स्केल अप कर दिया, मतलब मुझे $50,000 एक्स्ट्रा दे दिए कि ये लो, ठीक है अब ट्रेड करो परफॉर्मेंस की बेस पे, ठीक है। मैंने 7 महीने की हिस्ट्री वो यूट्यूब पे भी अपलोड की हुई है। उसके बाद वो मैंने लास्ट मंथ अपलोड की थी, तो अभी 8 महीने की बन गई है, और अभी जो है उसके ऊपर जो मुझे उन्होंने $2 से $2.5 लाख कर दिया। तो ये मतलब रिवॉर्ड भी देते हैं, और फिर जनरली कॉपी कर रहे होते हैं। उनकी असेसमेंट टीम बड़ी स्ट्रांग होती है कि उनके कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, उनके ऊपर जो मतलब जो उनको फिल करता है ना, उन्हीं ट्रेडर्स की ट्रेड्स की कॉपी कर रहे होते हैं। प्रॉपर टैलेंट हंट प्रोग्राम होता है ये प्लेटफॉर्म्स। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इनफ क्या कहते हैं, जो इसकी जेन्युइन साइड भी है ना बिजनेस की, वो ना सिर्फ काफ़ी इंटरेस्टिंग है बल्कि इतनी सिंपल और आसान नहीं है। मसलन के इवन के जो ए बुक प्लेटफॉर्म्स हैं जो एक्चुअली कमोडिटी परचेज़ कर रहे हैं, पीछे और आके पैसे का मिसयूज़ नहीं कर रहे, वहाँ भी जो रिवॉर्ड और डिसइंसेंटिव का सिस्टम है बड़ा सख्त है। यानी कि आपको ना सिर्फ बार बार तालीम हासिल करनी है, मार्केट के सिग्नल्स देखने हैं, ट्रेंड्स पैटर्न करने हैं, कुछ रिस्क लेना है, और उसके वजह भी रिवॉर्ड मिल रहा है। आई थिंक जो फंडेड अकाउंट्स वाले मैंने बात की है, ये ऑडियंस के लिए बड़ी ज़रूरी है। और काश की बात बिल्कुल सही है कि $1,000, $2,000, $10,000 के साथ आप कब तक ट्रेड करते रहेंगे। आप अपनी एक हिस्ट्री बनाएं अच्छे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ताकि फिर आप आगे इस काम को ले कर चलें। अच्छा, अब जो आखिरी कॉन्वर्सेशन का पैटर्न है जो मैं करना चाहूँगा, कि बंदा ये चीज़ करता है 5 साल, 6 साल, 8 साल, उसमें हाईली सक्सेसफुल होता है, उसको डेवलप करना शुरू करता है। इसके बाद क्या स्केलेबिलिटी है इसमें, या सिर्फ पैसा इंक्रीज़ करता रहता है, या कोई लाइक फॉर एग्जांपल वकास एक अच्छा ट्रेडर बन गया, तो वकास ने क्या फिर कंपनी बनाई और ट्रेडर रखे, क्या किए? ये तो अपने ऊपर होता है कि आपके विजन्स क्या हैं। ओके, मेन चीज़ ये होती है कि आपके विजन्स क्या हैं, उसके बाद आपके क्वार्टरली गोल्स क्या हैं, उसके हिसाब से हर बंदा अपनी प्लानिंग कर रहा होता है। नहीं वैसे इसमें गुंजाइश होती है कि आप लड़के रख के ट्रेडिंग उनसे करवाते हो? हाँ मेरी ये भी है, बाकी में मेरी अभी 10 बंदों की टीम है, और मैं जो ट्रेड्स कहता हूँ उस तरह से करो। तो मैंने कुछ चेक पॉइंट्स दिए मैं उनको कि यार ये चीज़ अपीयर हो तो इस तरह से आपने ट्रेड लेनी है, और यहाँ पे इस तरह से एसएल प्लेस करना है। अच्छा, उनके पास इख्तियार होता है खुद के थोड़ी बहुत वो भी ट्रेड खुद कर लें? निकाल देता हूँ मैं। अच्छा, तुम्हारी कंपनी के अंदर यही होता है कि जो मैं कर रहा हूँ एग्जैक्टली उसको मिमिक करो, हाँ, कॉपी करो। अगर ये मतलब एक भी पॉइंट से ऊपर नीचे हो ना, और ये मैंने रिसेंटली बढ़ाया है, मतलब ये सिस्टम अभी रिसेंटली 2-1 महीने की मतलब सख्ती की है। सख्ती की है। उससे पहले ये था कि तुमने जो करना है करो। अब ये है कि मैंने प्रॉपर टीम रख के मैंने कहा ये चेक पॉइंट्स है, इसके ऊपर करना है, ताकि मैं अवेलेबल नहीं, मैं मेरे पास असल में टाइम की भी बड़ी कमी होती है। कभी क्या और प्रोजेक्ट्स होते हैं, कुछ और भी डेवलपमेंट की मैं सोच रहा हूँ, तो उसकी वजह से जो है मैं ट्रेडिंग को प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता। तो उसका मैंने हल ये निकाला है कि ये बंदे बैठ जाओ, आप ये आपको सिखा दिया है, इन पॉइंट्स के ऊपर आपने एग्जीक्यूशन करनी है, ठीक है, और उसके ऊपर कुछ परसेंटेज डिसाइडेड है कि ये आपको मिलेगी, ताकि उनका भी फ़ायदा हो, ठीक है, ये नहीं कि मेरा ही फ़ायदा हो। और उनको मैंने प्रॉपर मतलब
ये गाइड किया कि भाई ये मतलब फंडामेंटल एनालिसिस इस तरह से करनी है। फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है कि आपने इवेंट्स देखने होते हैं कि मतलब मार्केट के अभी मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। जैसे लेट्स सपोज ट्रम्प आता है, ट्रम्प के आने से क्या होगा, अभी ट्रम्प क्रिप्टो को प्रमोट कर रहा है, क्रिप्टो की मार्केट में बूम आ सकता है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट जो इवेंट्स होते हैं उनका क्या सर्कमस्टांसेस होंगे या फिर वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं मार्केट के ऊपर। यूक्रेन रशिया में जंग हाँ, हो गई जंग है, होगी तो ऑयल के गोल्ड ऊपर, बैरलों क्या होगा। हाँ जो जंग होगी तो गोल्ड ऊपर जाएगा, गोल्ड को कहाँ से बाय करना, फिर हम टेक्निकल चार्ट में आ जाते हैं। उससे पहले मेडिटेशन और ये माइंडफुलनेस वाली सारी चीज़ें हैं, और उसके ऊपर मैंने इतना स्ट्रॉन्ग चेक एंड बैलेंस रखा हुआ है ना कि आप इधर से इधर नहीं हिल सकते हो, ठीक है। अभी जब मैं अभी आपके पास आ रहा था तो मैंने लड़के को बोला कि ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। मैंने गोल्ड में 1 लॉट बाई की, थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस था, हिट हो गया। अभी पॉडकास्ट करने से पहले वो हिट हुआ, मुझे उसका मैसेज आया कि हिट हो गया। मैंने कहा इट इज़ व्हाट इट इज़, कोई मसला नहीं, हिट होते रहते हैं। तो मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया, ठीक है। मैं आगे सुकून से बैठा, पॉडकास्ट शुरू की, और लिविंग इन प्रेजेंट मेन थिंग, ठीक है। और मसला ये होता है कि नए ट्रेडर्स के साथ स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो शिट यार ये क्या हो गया, क्या करूँ। और 10 स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो वहाँ पे तो वो सो ही जाते हैं कि बस ख़त्म, मैं तो ट्रेडिंग आती खून नहीं। की बोतलें लगती हैं। हाँ, खून की बोतलें लगती हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि एक दफ़ा क्या हुआ था। मैंने 31 ट्रेड्स एग्जीक्यूट की, 27 ने एसएल हिट किया, तकरीबन 3 ट्रेड्स ब्रेक इवन में क्लोज हुई, 31 मैंने एग्जीक्यूट की थी, और एक ट्रेड ने प्रॉफिट दिया, जिसने प्रॉफिट टारगेट हिट किया 31 में से। ये हुआ था, वाकई में हुआ था, एक दिन में, एक दिन के अंदर, नहीं एक दिन नहीं, एक वीक के अंदर हुआ था, एक वीक के अंदर हुआ था। और पर डे 5 से 6 ट्रेड्स हो रही थी। तो मैं लिटरली हिट हुआ था 2000 मतलब 19 की बात है ये। अच्छा वैसे ये सारी चीज़ें तुमने अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखी हैं। हाँ, कि पहले तुम्हारा रिएक्शन भी बचकाना होता था, बचकाना परेशानी ज़्यादा था होती सर। थी। मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज़ पता है क्या थी? एक बंदा है जो नया आ रहा है इस मार्केट के अंदर, उसके लिए अगर उसको स्टेप्स मिल जाए ना सारे, उसके लिए आसान है। एक बंदा है जिसके अंदर ऑलरेडी बैड हैबिट्स डेवलप हो गई हैं, ओवर रिस्किंग की, एंगर की, गुस्से की, ये सारी हैबिट्स डेवलप हो गई हैं, उसको निकालना नियर टू इम्पॉसिबल होता है। और मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये सारी चीज़ें अपनी अंदर से निकाली हैं। ट्रेडिंग के साथ मैंने अपने आप को किया क्या, मैं वो बंदा था, मैंने कहा जो मर्जी करना पड़े मैंने करना ही है। तो जो मर्जी के लिए फिर मुझे सबसे पहले ये नज़र आया कि ये करना भाई, तुमने अपने अंदर से बैड हैबिट्स को निकालना है। तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होती हैं कि आप अपने अंदर से बैड हैबिट्स को निकालो ट्रेडिंग को लेके। क्योंकि आप देखें, एक सिंपल सी, कोई बंदा नशा करता है, वो एक बैड हैबिट है, वो डेवलप हो जाए तो बड़ी मुश्किल से निकलती है, उसके लिए बड़ी काउंसलिंग चाहिए होती है। और जब पैसे को लेके कोई बैड हैबिट डेवलप हो जाए तो वो तो इम्पॉसिबल होती है। किसी बंदे को जुए की आदत है, जब तक वो पूरा डूब ना जाए तो वो ख़त्म नहीं होती। एक दफ़ा बिल्कुल जीरो ना हो जाए, हाँ, कर्जे में ना डूब जाए। कर्जे में ना डूब जाए, नहीं ख़त्म होती। ये रियलिटी है कि आप कोई बैड हैबिट पिकअप कर लें तो उसको फिर छोड़ना मुश्किल है, इसलिए आप प्रीएम्प्टिवली अच्छी आदत रखते हैं। आई थिंक ये एपिसोड ऑडियंस के लिए ज़रूरी है, और इसके अंदर जो भी आपके रिलेटेड सवाल होंगे आप ज़रूर पूछें, हम विकास को भेज देंगे, वो भी उसको वक्तन आंसर करता रहेगा। लेकिन आई थिंक जो सबसे अच्छी चीज़ एपिसोड में हुई है वो ये है कि आपको फाइनली समझाया गया है कि ये एक एक्चुअल बिजनेस है, इसके बिजनेस के रूल्स हैं, रातों रात छक्के नहीं लगते। अगर आप इस माइंडसेट से आएंगे तो आपको छक्का बना के ग्राउंड से बाहर फेंक दिया जाएगा। तो भाई मेहरबानी अपने आप को किसी भी इन्वेस्टमेंट आने से पहले उसकी रिसर्च और तहकीक करें। और सबसे अच्छी बात जो विकास ने की, कोई ऐसी फॉल्स प्रॉमिस नहीं है इस इंडस्ट्री में। अगर आप इसमें काम करना चाहते हैं तो एक बड़ा लंबा और मेहनत का जर्नी है, ज़रूर करें। विकास ने अपने पैसे इसमें से कमाए हैं हलाल जेन्युइन तरीके से, आप भी कर सकते हैं, लेकिन उसके रूल्स और असूल भी उन्होंने बताए हैं। आज टाइम देने का यार बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।